हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं यानी कलाम के द्वारा अब तक चाहे माइनर टेस्ट हो, मेजर टेस्ट हो या फाइनल टेस्ट हो या प्री रीट के नाम से जो भी एग्जाम हुए हैं, उनमें आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए 30, जिसमें आपको मालूम होगा 30 में से 15 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर के होंगे, ठीक है। बाकी 15 क्वेश्चन होंगे वो टीचिंग मेथड से। इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन होते हैं। तो देखिएगा, 10 तो माइनर टेस्ट, ठीक है। माइनर टेस्टों में जो भी हिंदी के क्वेश्चन बने हैं वो इस वीडियो में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपके 2 मेजर टेस्ट हुए उनके भी क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे, एक ही वीडियो में। और 2 फाइनल टेस्ट हुए हैं, हालांकि एक है मेरे पास लेकिन 2 हुए हैं, तो उनमें अगर मिलते हैं तो उन्हें भी इंक्लूड कर देंगे, तो इसके भी आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गए। अब प्री रीड के नाम से 4 परीक्षा हुई है। देखिएगा, जैसे प्री रीड हम करें यानी बात तो 1.0 की बात करें तो 2021 में हुई थी शायद पहली, फिर 2.0 हुई थी, ये शायद 21 में ही हुई, 2021 में। फिर 3.0 हुई थी शायद 2022 में, ठीक है। और एक हुई है 4.0 जो आपके 2025 में हुई है, जैसे प्री रीड के नाम से। ये सभी परीक्षाएं है ना, कह सकते हैं, चाहे आपने लैंग्वेज फर्स्ट ले रखी हो या सेकंड ले रखी हो, तो इनके 120 क्वेश्चन। और जो 10 माइनर टेस्ट हुए उनमें क्वेश्चन है, और मेजर टेस्ट है उनमें भी क्वेश्चन है। और ये टोटल मिला के एक ही वीडियो बना रहे हैं। जिनको भी देखना है, फर्स्ट लैंग्वेज ले रखी हो भाषा के रूप में आपने हिंदी या सेकंड, वो सभी के काम आएगी। और सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से ही रिलेट होंगे, यानी उन्हीं से संबंधित होंगे। कुछ आपके आए हुए क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। कुछ नए टाइप से क्वेश्चन बने वो भी इंक्लूड है, तो सभी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। भाषा फर्स्ट के रूप में दे, ठीक है। 31 से लेकर 35 तक आपको एक गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को देखिएगा, इसी के आधार पर आपके ग्रामर संबंधी क्वेश्चन बने हैं। देखिएगा, इसमें जो 31 नंबर क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार नहीं पूछा है क्या कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो आप देखेंगे तो इसमें से मुहावरा होगा वो विदेशी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये प्रतिष्ठा शब्द में संधि कौन सी होगी, इसमें व्यंजन संधि होगी। इसका संधि विच्छेद करेंगे प्रति प्लस स्था, तो इस प्रकार प्रतिष्ठा बनता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समाज का विलोम क्या होगा, तो ये हमने माइनर टेस्ट किए थे, उसमें था व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। देखिएगा, गद्यांश में कड़वा, सामंती और छदम ये सभी विशेषण थे, लेकिन संभव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ सांस्कृतिक में। सम उपसर्ग हो जाएगा, और इसमें प्रत्यय की बात करें तो 1 लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 36 से लेकर 40 तक आपको ये सेकंड गद्यांश दे रखा है, इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कैसे इस प्रकार पूछा है, यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने की संकोच नहीं करते। रेखांकित पद का अर्थ क्या है? ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे भयपूर्वक धर्म का पालन करने वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से भिन्न, सेवा एक स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग हो जाएंगे, ये सभी, ठीक है। धर्म, प्रेम, समाज ये पुल्लिंग है, और इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर जो सेवा स्त्रीलिंग थी। गद्यांश में निम्नलिखित में से बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ओवरऑल देखें तो वो हो जाएगा लोग, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत वर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है यानी रहा है, रही है, मोस्टली ये अपूर्ण वर्तमान काल की विशेषता होती है। नेक्स्ट देखिएगा, त्रुटि शब्द का बहुवचन होगा त्रुटियाँ। वाक्य विश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, उद्देश्य के अंतर्गत आता है आपका कर्ता, और विधि के अंतर्गत आती है आपकी क्रिया, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर 1। हम चाय नहीं लस्सी पियेंगे वाक्य, ये संयुक्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर 2 साधारण वाक्य जब जुड़ते हैं कोई कनेक्टिव वर्ड से, तो हमेशा ही ये कहते हैं संयुक्त वाक्य होते हैं, लेकिन उसके लिए किंतु, परंतु, लेकिन और इस प्रकार के शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोमा लगा हुआ है, तो एक एक्चुअल में बात ये होती है कि जब 2 साधारण वाक्य हो तो मोस्टली वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है, और वो भी किसी भी कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा हो, ठीक है। इस वजह से आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, 3 वर्ष के बाद में मैं जयपुर गया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध होगा? ओवरऑल देखें तो इसमें से हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि 3 वर्ष के बाद गया, ये क्रिया की ही विशेषता बता रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, असंगत विकल्प की चूज कीजिएगा इसमें से राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मिट्टी का माधो का मतलब होता है मूर्ख या मूर्ख व्यक्ति एक तरह से, तो इस वजह से ये कल्पना करना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, असंगत विकल्प कौन सा है? अगर आप देखें सभी को तो 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि निर्देशक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, ना कि ये वाला, ठीक है। कंकाली में आटा गीला, लोकांकित का अर्थ होता है मुसीबत पर मुसीबत आना। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरवटी उपागम से संबंधित कौन सा कथन असत्य है?
देखिए इस उपागम या इस उपागम के जनक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट थे, ये बात सही है। इस उपागम में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, ये भी बात सही है। यह उपागम स्मृति स्तर के शिक्षण पर आधारित है, ये भी बात सही है। और यह उपागम बोध स्तर के शिक्षण पर आधारित है, ये वाला गलत होगा। बोध का तो मौरीचन का था, ठीक है, मौरीचन का। और बात करें एक और होता है चिंतन के आधार पर, वो आपके हंट का था, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं एक्स्ट्रा। बाकी इनके 5 स्टेप JPPCG है, यानी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना करना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, ठीक है। ये 5 स्टेप थे किसके, हर्बर्ट के। इसमें से राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, जो संबंधित नहीं था। इसमें सही मिलान करता है गद्य, यानी सही सुविलित करना है तो गद्य से छिड़का सम्मत होगा मौन वाचन से, रचना से छिड़का होगा संवाद लेखन से, बाकी व्याकरण का हो जाएगा आपके आगमन विधि से, और बाकी पद से छिड़का हो जाएगा रसास्वादन से। इस प्रकार मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है, इसे प्रश्नोत्तर विधि कहेंगे। द्रुत वाचन यानी द्रुत मौन वाचन का उपयोग क्या होगा, हम कहेंगे मनोरंजना यानी मनोरंजन साहित्य के पठन में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दी गई शिक्षण विधियों में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि होगी, वो हो जाएगी रूपरेखा अनुकरण विधि। नेक्स्ट देखिएगा, भाषाई कौशलों का सही मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम क्या होगा, हम कहेंगे पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, LSRW, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक निर्माण में विषय सामग्री के स्तरीकरण की सही प्रक्रिया नहीं है इसमें से, अगर दी गए सभी को तो इसमें से सही प्रक्रिया नहीं होगी, वो होगी सूक्ष्म से स्थूल। भाषा प्रयोगशाला से संबंधित विशेष कक्ष कौन से होंगे, तो ये सभी हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रुक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद हमेशा उपचारात्मक कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि वह पूर्वाग्रह से मुक्त है, तो वो करेगी वस्तुनिष्ठता। ये कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कि साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है, ये वाला गलत होगा, क्योंकि ये साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है न कि साधन के। नेक्स्ट देखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, हम कहेंगे कि इसमें छात्रों की रुचियों व अभिरुचियों को ध्यान में नहीं दिया जाता है, जबकि ध्यान दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, वो है भागड़ी। किरानी है ये भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी के क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती है ये दक्षिण पूर्व में हाड़ौती के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 ये, और देवड़ा बाटी है ये आपकी सिरोही के जिले वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार लेकिन राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। हम्बीर महाकाव्य के लेखक कौन है, वो हो जाएंगे नैनचंद क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। आप एक बार गद्यांश को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित शब्द नीचे पूछे जाते हैं। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि महाकाव्य में समास होगा जहाँ पर भी विशेषण विशेष की बात होगी तो निश्चित तौर से वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, ठीक है, और व्यंजन संधि में राम प्लस अयन से रामायण बनता है, यानी हम कहेंगे न करना हो जाता है, तो इस प्रकार इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है, इनमें से अगर देखें तो देखो टीकाओं में ओ है, लिखित में इत है, ठीक है, यानी प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं, तो लेकिन हमें पूछा है प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो हमें 2 शब्द देखे, एक तो टीकाओं में ओ है, लिखित में इत है, नैतिक में भी एक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अनपढ़ है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों अन प्लस पढ़, समझ रहे हो ना, इसमें उपसर्ग जुड़ा है। जब यही हमें तो प्रश्न में पूछा था कि प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो वो ये है क्योंकि इसमें उपसर्ग जुड़ा है ना कि प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते थे कि इसमें प्रत्यय नहीं लगा है अनपढ़ में, ठीक है, बाकी सभी में लगा है। अब एक रीजन ये भी दे सकते थे इसका आंसर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 से निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, देखो नैतिक है ना, इसका अनैतिक होता है विलोम, सही बात है। संतुष्टि का असंतुष्टि हो जाएगा। देहाती का ग्रामीण, देहाती और ग्रामीण कहीं ना कहीं ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, न कि ये आपके विलोम, ठीक है, तो इस वजह से हमारा इसमें से युग्म सही नहीं है विलोम का, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो वो आपका महाभारत हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी ग्रामीण, देहाती, ग्रंथ ये सभी आपकी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है जो 36 से लेकर 39 तक उत्तर आपको इसी गद्यांश के आधार पर देने होंगे। आप एक बार गद्यांश ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर उसी के आधार पर आपको आंसर देने होंगे।
36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो आप एक काम कीजिएगा, इनमें से देखिएगा ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका वचन और लिंग नहीं परिवर्तित होंगे। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोशनी। इसका आप फिर लिंग और वचन नहीं बदल सकते। बाकी ऋतु का ऋतु हो जाएगा, वृक्ष का वृक्षों, फल का फलों, यानी लिंग बदल सकते, वचन भी बदल सकते हैं, लेकिन रोशनी का नहीं बदल सकते। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग से असंगत है, यानी निश्चित तौर से वो स्त्रीलिंग नहीं होगा। इस प्रकार का हमें चूज करना है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो जो पानी है ना वो ना तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी प्रकृति, ऋतु और धूप इनसे संबंधित है क्यों ये सभी स्त्रीलिंग है, ऐसे कह सकते। प्रकृति, ऋतु और धूप ये सभी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है। देखो धाती थी आ जाती है निश्चित तौर से। देखो सामान्य भूतकाल तो होगा नहीं, ठीक है। उसमें तो पास्ट में जैसे गया है वो सॉरी गया, ये इस प्रकार की यानी जो पास्ट की बातें होती है उनमें सेंटेंस में ये पहचान होती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जिनमें थाती थी आ जाती है निश्चित तौर से पूर्ण वाक्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए क्योंकि वो पसंद करते थे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 39 नंबर। सूर्य और चंद्र दर्शन, नृत्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। हमें तो नैमित्तिक का मतलब बताना क्या है, तो हम कहेंगे निमित्त से किया जाने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। वो इस प्रकार पूछा है कि दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या होगा। उद्देश्य में से होता है कर्ता, ठीक है, यानी सब्जेक्ट। तो देखें तो कर्ता तो हमारा राकेश है, और राकेश से पहले जो भी शब्द दे रखे होते हैं वही होता है कर्ता का विस्तार कह लीजिएगा या उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दीपक का बड़ा भाई ये वाला है जो उद्देश्य का विस्तार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं। तो संकेतार्थक होता है, निषेधार्थक होता है, इच्छार्थक होता है, लेकिन जो मिश्र वाला है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर आपके 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से मिश्र वाक्य, एक आता है संयुक्त वाक्य, एक आता है सरल वाक्य। तो ये 3 प्रकार अलग है, ये 8 प्रकार अलग है। जिनमें से नहीं होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुएं में भाग पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे सबकी बुद्धि मारे जाना, ये कहेंगे। निम्न में से लोकांक्ति नहीं है, निम्न में से लोकांक्ति ये निश्चित तौर से वो मुहावरा होगा। तो मुहावरा इनमें से कौन सा हो सकता है, वो हो जाएगा आस्तीन का सांप होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से उद्धरण चिन्ह कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। ये एकेरा है, एक दोहरा भी होता है, वो 66-99 बोलते हैं, वो वाला जो किसी कथन या किसी का स्टेटमेंट होता है उनके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए, रेखांकित पदबंध होगा। जो आप है ना एक तरह से सर्वनाम है, तो सर्वनाम संबंधी पदबंध हो जाएगा, इसी की विशेषता बताई जा रही है। ये कह रहा है वह कथा जो मूल कथा में आई वाक्यांश के लिए एक शब्द किया हुआ तो उसे अंतर कथा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। रानी है ना ये तत्सम नहीं है, बाकी सरकरा, अग्नि, कार्य ये सभी तत्सम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, कक्षा 1 में लिखना फिल इन द ब्लैंक से प्रारंभ करना चाहिए, तो चित्र बनाने से करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रणाली कक्षा कक्ष शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देता है, तो वो कौन सी पद्धति है, तो वो डाल्टन पद्धति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने वाली विधि कौन सी है, वो हो जाएगी उद्बोधन विधि। ये आपकी रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से आपको असत्य कूट की पहचान करनी है। जो अधिगम के लिए आकलन होता है ना, ये सारांशात्मक या योगात्मक आकलन नहीं होता है, तो फिर कौन सा होता है ये आपका होता है रचनात्मक, या जिसे कहते हैं फॉर्मेटिव, या जिसे कह सकते हैं संरचनात्मक, यानी रचनात्मक बोल सकते हैं, या फिर इसे फॉर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, शायद इसे संरचनात्मक ही बोलते हैं, ठीक है। मुझे हिंदी तो याद नहीं आ रही, पर ये है कि एक तो योगात्मक होता है,
जिसमें दे रखा है ये वाला। एक होता है रचनात्मक, अब इसकी इंग्लिश मुझे मालूम है लेकिन इसकी हिंदी नहीं पता, लेकिन इस रचनात्मक ही बोलते हैं शायद, ठीक है। तो ये है कि अधिगम के लिए आकलन है वो आपका फॉर्मेटिव होता है ये वाला, न कि योगात्मक। योगात्मक तो वर्ष के अंत में जैसे शिक्षा प्राप्ति का किया गया आकलन, यानी शिक्षा प्राप्ति का आकलन, यानी जो वर्ष के अंत में किए जाते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं वर्ष के अंत, या आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं ना, और आपकी एनुअल जो वार्षिक परीक्षा होती है, उनको कहते हैं शिक्षा प्राप्ति का आकलन, तो उसे योगात्मक आकलन कहेंगे। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार पूछा है कि पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण कौन सा होता है, तो हम कहेंगे इसमें से हो जाएगा भाषा, ऑप्शन नंबर डी। प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है जिसे हम प्रक्षेपित कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा मायादीप, ठीक है। बाकी बुलेटिन बोर्ड तो आपका दृश्य में आ जाएगा, रेडियो है ये श्रव्य में आ जाएगा, भाषा प्रयोगशाला है ये आपकी श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे भंडारकर विधि कहते हैं। तो ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक क्या होगा, तो हम कहेंगे मौखिक की बात करेंगे तो वाद विवाद, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोलना मनुष्य में पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किससे संबंधित है, ये कथन है वो आपके रोजन बेकन से संबंधित है। ये आपका रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, तो ये सभी हो जाएंगे। एकांतर प्रत्युत्ता प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ओवरऑल कहें तो मैंने कहें तो सत्य असत्य वाले प्रश्न कहेंगे, ठीक है, सत्य असत्य वाले। बाकी निदानात्मक परीक्षण का तात्पर्य क्या होता है, तो हम कहेंगे जो भी बच्चे होते हैं ना, उनकी जो भी अधिगम में कठिनाई आ रही है उनके कारणों का पता करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्षेत्र नहीं है। अगर आप सभी को देखेंगे तो विश्लेषित या विश्लेषण क्षमता है, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक गद्यांश दिए गए हैं 31 से लेकर 35 तक, इसी गद्यांश के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप गद्यांश देख लें। इसके बाद है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के पूछे गए थे, तो आप देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न में से कौन सा शब्द है प्रत्यय रहित है, यानी जिसमें प्रत्यय नहीं है, ऐसे बताना है। अगर आप देखेंगे तो भारत प्लस ई भारतीय होगा, ठीक है, इसमें प्रत्यय है। कर्तव्य में भी प्रत्यय है और पौराणिक में भी प्रत्यय है, लेकिन जो विशेष है ना, इसमें उपसर्ग होगा, न कि इसमें प्रत्यय। वी प्लस शेष यानी वी उपसर्ग होगा, तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय रहित यही शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अतएव में संधि होगी। अतएव यानी हम इसमें देखते हैं तो विसर्ग संधि होती है, अत प्लस एव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द है गद्यांश में विशेषण की तरह प्रयुक्त तो नहीं हुआ है। ये तो गद्यांश में आप शब्द देखेंगे तो उनसे भी आसानी से पहचान सकते हैं, या आप ये जानते हैं कि ये विशेषण है या नहीं, उस हिसाब से भी आप पहचान सकते हैं। देखिएगा इसमें जो चौपाया है ये विशेषण हो जाएगा, पौराणिक और मानवीय ये शब्द यूज किए गए थे गद्यांश में। जो नहीं यूज किया गया था तो वो था सहयोग, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो विशेषण नहीं है। ओवरऑल ये है कहना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, इसमें से बैल का पर्यायवाची है, तो इसमें से हो जाएगा वृषभ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वोपरि में समास कौन सा होगा। कहीं ना कहीं सर्व प्लस ऊपरी रहा होगा, सर्वोपरि बना है, इसमें आपकी गुण संधि रही है, और इसमें जो समास हो जाएगा वो कहीं ना कहीं तत्व समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 से लेकर 40 तक इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन हो गए, तो आप देख लीजिएगा गद्यांश को इसी से आधारित क्वेश्चन पहला है 36 नंबर क्वेश्चन, वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि वह कर्तव्य भी मूड सो गया, बाकी में कौन सा काल है, तो गया है, गई है, इस प्रकार के मोस्टली सामान्य भूतकाल में ही आते हैं, जैसे कि वह स्कूल गया, तो इस प्रकार के सामान्य भूतकाल के ही हो जाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 गद्यांश में निम्न में से बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिएगा इसमें पाँव है ना, ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द छाटिएगा, देखिएगा कि अच्छी धार होती है, तो इस हिसाब से अच्छा अच्छी से भी निकाल सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना, उसे कुछ जचा नहीं,
रेखांकित शब्द का अर्थ क्या आ गया? निरीह। जब गद्यांश पढ़ा होगा तो उसमें निकल के आया था बीच। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 40 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है, राजस्थानी शब्द है जैसे रवाड़ो प्रचलित है, ये किसके लिए है? तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं आपके जो भेड़ बकरियों को रखने का स्थान होता है। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, वाक्य का प्रकार कौन सा होगा? हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो ये संबंधित कहीं ना कहीं क्रम प्रदान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें क्रम भाषा हो जाएगा, क्योंकि क्या बोली जाती है? भाषा बोली जाती है, तो ये क्रम का काम करेगी, तो क्रम प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, ये लाघव चिन्ह कौन सा है इसमें से? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो कहीं ना कहीं सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हो सकता है सुबह तक इस समस्या का निदान हो जाए, वाक्य कौन सा होगा ये? यानी वाक्य है किस प्रकार का है? तो हम ये कहीं ना कहीं संदेहवाचक है। कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना को दर्शाने वाली लोकांत कौन सी होगी? तो हम ये कहेंगे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। निम्न में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण कौन सा होगा? यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है मोस्टली वही होता है। देखिए जैसे राम बहुत तेजी से भागा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भागा तो क्रिया है, बहुत तेजी से भागा तो ये तो विशेषण है, ये प्रविशेषण है, तो कहीं ना कहीं क्रिया की विशेषता ही बताई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो शिक्षण विधियों से संबंधित आएंगे। वह कौन सी शिक्षण विधि है जो लेकर वो उच्चारण में तो प्रारंभिक स्तर के लिए, वो रचना शिक्षण के लिए माध्यमिक स्तर पर उपयोग की जाती है? तो कौन सी विधि होगी? हो जाएगी अनुकरण विधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 47 नंबर देख सकते हैं कि साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण की किस श्रेणी का उद्देश्य होगा? तो ये कहीं ना कहीं संबंधित हमारे ज्ञान से ही संबंधित है, तो ज्ञानात्मक हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग और सहयोग प्रणाली पर आधारित है? तो कहीं ना कहीं ये हमारी आगमन विधि है, वही इसके दो रूप होते हैं, प्रयोग और सहयोग। इसी प्रकार आपकी जो जैसे ये तो आगमन विधि के दो रूप माने जाते हैं, और ये परीक्षा में बने हुए क्वेश्चन है। एक होती है पाठ्य पुस्तक और सूत्र प्रणाली, तो ये आपकी होती है निगमन विधि के दो रूप। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें से आपको सुमेलित करना है 49 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि इसमें दे रखा है, जैसे गद्य शिक्षण है, इसका संबंध होगा आपके मौनवाचन से। रचना शिक्षण का संबंध हो जाएगा आपके संवाद लेखन से। व्याकरण का संबंधित हो जाएगा आगमन विधि से, और पद शिक्षण का मतलब रसास्वादन से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है, इसमें से कौन सी प्रणाली है जो स्वाध्याय प्रणाली भी कही जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी डाल्टन प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर सुनना व बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक होती है? यानी सुनना और बोलना, यानी कहीं ना कहीं LS जो कौशल होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देती है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो जैसे रोल प्ले और समाचार वाचन ये हो जाएगा, साथ ही साथ भूमिका निर्वह और बातचीत ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी और डी दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, असत्य कथन बताइएगा। अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे जैसे भाषाई क्षमता का स्वरूप होता है अमूर्त होता है, ये बात सही है। भाषाई व्यवहार का आधार ही भाषाई क्षमता माना जाता है, ये भी बात सही है। यानी आधार है भाषाई क्षमता ही मानी जाएगी, ये भी बात सही है। भाषाई व्यवहार का स्वरूप है वो मूर्त होता है, कहीं ना कहीं ये भी बात सही है। और भाषाई क्षमता का स्वरूप मूर्त होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। यानी व्यवहार तो उसका मूर्त मान सकते हैं, लेकिन उसकी क्षमता को हम मूर्त नहीं मानेंगे, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 4 गलत हो जाएगा। ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं? वो होते हैं सुनना और पढ़ना। सुनना पढ़ना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है। अगर आप देखेंगे तो हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं हम। तो इस प्रकार का तो कोई दे नहीं रखा है ऑप्शन, फिर क्या करें, हम जाएंगे फिर सरल से कठिन की ओर। हालांकि ये प्रस्तुतिकरण की बात कर रहा था, अगर प्रस्तावना की बात करता तब हम कहते ज्ञात से अज्ञात की ओर, और जब आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो वो सरल से कठिन की ओर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, श्रवण व लेखन कौशल को विकसित करने का साधन कौन सा होगा? इसमें से अगर देखें तो वो हो जाएगा श्रुत लेखन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसमें विद्यार्थियों को स्व आकलन का अवसर प्रदान किया जाता है? तो वो संबंधित हो जाएगा आपके अधिगम के रूप में आकलन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सत्य कथन बताइएगा। अगर सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण के स्वरूप यानी डिजाइन निर्माण के अंतर्गत ध्यान नहीं रखा जाता किस चीज़ का? तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं रुचि की दृष्टि
से अंक 12 को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 59 नंबर। गोदान प्रेमचंद से संबंधित है तो फिर रामचरितमानस किससे संबंधित होगी? ये किस प्रकार का प्रश्न है? ये सादृश्य या अनुभव वाले प्रश्न होते हैं जिन्हें एनालॉजी वाले बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जो 60 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दायरे की व्यापकता से क्या तात्पर्य है? तो हम ये कहेंगे इस कक्षा के बाहर की प्रक्रियाओं को भी शामिल करना। इसे पढ़ लीजिएगा, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखें तो इसमें पूछा है कि जो मानव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये शब्द मनु प्लस अ से बना होगा, तभी तो मानव बना होगा। तो ये किससे संबंधित है? ये हो जाएगा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से असंगत कौन सा है, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है। तो आप देखेंगे वो हो जाएगा उत्खनन, यानी उपसर्गों की प्रयोग की दृष्टि से हमें असंगत बताना था, वो हो जाएगा उत्खनन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो महाविनाश में समास कौन सा होगा? ये कहीं ना कहीं जब महाविनाश में, हाँ सही है, होना चाहिए था यहाँ पे कर्मधार है, लेकिन अब है नहीं ऑप्शन, तो फिर तत्पुरुष समास पे ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि गद्यांश में प्रयुक्त घोर संकट में घोर क्या है? तो घोर अपने आप में ही एक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओवरऑल देखेंगे तो इसमें से कालिंदी है वो एक आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक गद्यांश है जो आपके 36 से लेकर 40 तक इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख लीजिएगा, इसमें जो पहला ही क्वेश्चन 36 नंबर पूछा है गद्यांश से कि लिंग की दृष्टि से असंगत है। अगर ओवरऑल देखें तो ये पुल्लिंग है, बाकी ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमने इस छतरी पर लगभग आधे घंटे से विश्राम किया है। तो वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा? किया है या गया है, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो ये संबंधित हो जाते हैं सामान्य भूतकाल से। जैसे वह स्कूल गया तो वो सामान्य भूतकाल में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप बयार है। तो ये दोनों ही हो जाएंगे, बायरी या बाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि इन दरवाजों में अंधेरा रहता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? जब तातिथि आ जाती है तो निश्चित तौर से ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गद्यांश में जो सवा शब्द देर का प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? तो ये संबंधित हुआ था एक वचन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपने बुलाया होता तो अवश्य, यानी सॉरी, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइएगा। जो अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार होते हैं उसमें से ये जरूर निश्चित तौर से संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो 42 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिएगा। जैसे राम आया और श्याम चला गया, ये अभी संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब इसे मिश्र में चेंज करना है आपको। तो देखिएगा ये कैसे, इस प्रकार नहीं हो सकता जैसे ही राम आया और श्याम चला गया, ये डिपेंडेबल वाक्य हो जाते हैं तो निश्चित तौर से वो मिश्र में हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हंस पद किस ब्राह्म का एक और नाम है? तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं कहीं हंस ब्राह्म, त्रुटि से नहीं संबंधित हो जाएगा। ये इस प्रकार लगाया जाता है, वैसे देखा जाए तो त्रुटि के लिए तो नहीं लगाया जाता है, कोई शब्द छूट जाता है उसके लिए लगाया जाता है। ठीक है, चलो छोड़िए, इस क्वेश्चन को छोड़िए, त्रुटि ब्राह्म तो अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे बड़े नेता है। रेखांकित वाक्यांश क्या है? जो अंडरलाइन किया हुआ है यही पूछा है। तो हालांकि देखा जाए तब अंडरलाइन किया हुआ लास्ट में जाके छूटता है ना, मोस्टली वही देखा जाता है क्या चीज़ है। तो ये हो जाएगी आपकी नेता, अपने आप में एक संज्ञा पद बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो 45 नंबर क्वेश्चन है, आसारा दीवा राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका मतलब हो जाता है कि अच्छी भविष्य की उम्मीद करना। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ये टीचिंग मेथड से पूछा है। हम कहेंगे सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की होती है, यानी फैसिलिटेटर की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है? यानी कल्पना शक्ति का विकास भी करना है और जो मनोरंजक खेल दे रखे हैं वो किस पद्धति से संबंधित है? तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बाल उद्यान पद्धति है ना, फ्लॉवर वाली, उसी से संबंधित है, जिसे किंडरगार्टन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं हो सकता है? इन्होंने कुछ ना कुछ घुमा के पूछ लिया, वो हो जाएगा सुलेख विहीनता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित है? यानी बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होगा? तो कहीं ना कहीं वो संबंधित हो जाएगा आपकी ठोस वस्तुओं से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये है 50 नंबर। इसमें पूछा है आपसे
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो समवाय विधि का द्योतक हो जाएगा। और समवाय विधि होती है वो निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे, जो गद्य पद्य रचनाओं के आधार पर व्याकरण का ज्ञान कराती है या व्याकरण का पढ़ाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार क्या होगा। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द ही बताएं। नेक्स्ट देखिएगा कि एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहे हैं, वे किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपाय कर रहे हैं, किसमें कविता के वाचन पाठ योजना में या आयोजन में। तो निश्चित तौर से हमें ये कह सकते हैं, अगर सेंस निकाले कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति बात चल रही है। वर्णमाला पढ़ाना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाएगा। तो निश्चित तौर से हम LSRW बात करते हैं तो पहले रीडिंग कराएंगे। तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर कह सकते हैं बी सही हो जाएगा, यानी पढ़ना। शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभिक्रमित अनुदिशन में ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। हम ये कहेंगे पाठ्य पुस्तक शिक्षण का एक साध्य होती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, साधन होती है। तो क्या होती है फिर वो, एक सेकंड हो गया, वो साधन होती है, साधन होगी, क्या होगी, साधन होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का दोष क्या है। तो ओवरऑल ये सभी विशेषता दे रखी ना, ये गलत ही दे रखी है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, यह कथन किसने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने व अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट संबंधित हो जाएगा आपके गुलमी, मायर्स और ब्लोयर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी फल में एक रूपता बनी रहती है, यह परीक्षण का कौन सा गुण है। इस गुण को कहते हैं हम कहीं ना कहीं विश्वसनीयता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रत्याविज्ञान प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं इन प्रत्याविज्ञान, तो ये वाला हो जाएगा ना रिक्त स्थान वाला, ठीक है। तो ये वाला है वो आपके प्रत्याविज्ञान में नहीं आएगा। देखो एक तो होते प्रत्याविज्ञान वाले, एक होते प्रत्यास्मरण वाले। तो ये जो दे रखा है ना वो प्रत्यास्मरण से संबंधित है, समझ रहे हो ना। इसे हम शायद इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं ना। तो ये रिकॉर्ड वाले हैं, और बाकी ये जो दे रखे हैं वो रिकॉग्नाइजेशन वाले दे रखे हैं, जो विलान, एकांतर प्रश्न, सादृश्य अनुभव। बाकी लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शैक्षिक निर्धारण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे शिक्षण विधि का चयन करना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो कलाम के द्वारा फाइनल टेस्ट लिया गया है, तो उसमें हिंदी से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सभी 2024 का जो सिलेबस आया था ना, जैसे नोटिफिकेशन आया था रीट का कि पात्रता परीक्षा फरवरी में हो गई, पहले तो जनवरी में थी, फिर उसे फरवरी में कर दिया गया। तो इस नोटिफिकेशन के साथ ही आपका सिलेबस भी दिया गया था, जो न्यू सिलेबस था। तो इसमें कुछ टॉपिक ऐड भी किए गए, तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, जिन्होंने भाषा फर्स्ट ले रखी है, हालांकि फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, बस एक सेकंड लैंग्वेज लेते हैं हिंदी, तो उसमें पद्यांश जुड़ जाता है। बाकी सब चीज़ें सेम है, आप देख लेना मिला के, एक आध 2 टॉपिक में अंतर आता है, उन्हें बाकी सभी चीज़ें सेम होती हैं। तो 31 से लेकर 36 तक ये गद्यांश दे रखा है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देखिएगा किस प्रकार के ये कलाम के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें पूछा है कि एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो सूरज एक वचन है, बाकी विद्वानों, कठिनाइयों और शक्तियाँ ये सभी प्लूरल यानी बहुवचन हो जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी 32 नंबर है, कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगती है, तो निश्चित तौर से इसमें से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कर्तव्य में आपका तव्य प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन है 33 नंबर, सुख दुख में समास कौन सा होगा। इसमें से देखें तो वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है। अगर ओवरऑल सभी आप ऑप्शनों को देखेंगे तो साहस लग रहा है, जिसमें आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है। व्यक्ति है वो एक तरह से मूल शब्द है, तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, बाकी प्रारंभ, संकल्प और आपके विजय, इनमें सभी में उपसर्ग था। नेक्स्ट देखिएगा, स्त्रीलिंग शब्द है, अगर ओवरऑल देखें तो अच्छा जीवन होता है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, अच्छा अपराध होता है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, अच्छा सिर होता है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, जिंदगी अच्छी होती है तो इस प्रकार ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें से 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से गद्यांश 37 से लेकर 41 तक इसी गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार पूछे हैं, आप देखते चलिएगा। आपको अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो तो क्या किया जाए, PDF ही ऐसी है। देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द में कौन सी संधि होगी। संप्रस्कृति व्यंजन संधि हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। देखिएगा, जैसे उचित का अनुचित है, ये बात तो सही है। लाभ का हानि, ये भी बात सही है।
आवश्यक का अनावश्यक ये सही है, लेकिन गलत हो जाएगा एक या अनेकता नहीं होता है, ये अनेकता वाला शब्द गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 है, संस्कृति का ज्ञान तभी संभव है जब अपनी भाषा का उचित ज्ञान हो। वाक्य में कौन सा अव्यय शब्द कौन सा है इसमें से? देखिए ज्ञान तो होगा नहीं, ना अपनी होगा ना कोई नहीं होगा, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जब होगा, जब, तक और इसी प्रकार के होते हैं अव्यय मोस्टली। हालांकि देखा जाए ये वाला अव्यय दे रखा है तो पिछल सकता था आसानी से। नेक्स्ट देखिएगा कि 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताइएगा शब्द कौन सा है। तो आप देखेंगे तो इसमें से हृदय हो जाएगा गलत। अगर हृदय की अगर जो र का मात्रा है ना, ये कुछ इस प्रकार नहीं होती है अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ होती है थोड़ी, तो इस प्रकार इसका ये गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा प्रकाश का पर्याय नहीं होगा, उजाला तो हो जाएगा, चांदनी भी हो जाएगा, रोज नहीं हो जाएगा, उन्नति नहीं होगा, या सॉरी उन्नति बोल लीजिएगा, या उन्नति की बात होती है, पर्यायवाची हो जाएंगे, साथ ही साथ इसमें विकास भी आ जाएगा, तो ये पर्यायवाची है। ये ऑलरेडी हम कलाम का कोई माइनर टेस्ट था उसमें भी पूछा था ये कि देखिए उन्नत कह लीजिएगा, इसे विकास या प्रगति। ठीक है, तो ये कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है, इनकी जगह पे यूज कर सकते हैं कोई भी शब्द। तो इस प्रकार है, इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी सभी सही थे, ऐसे बोल सकते हैं। राजेश के दोस्त दीपक ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इस वाक्य का उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? उद्देश्य मतलब कर्ता ही होता है एक तरह से, और उद्देश्य का विस्तार का मतलब कर्ता का विस्तार, ऐसे बोल सकते हैं। राजेश के दोस्त कौन है? दीपक, और दीपक से पहले जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, देखिए दीपक तो उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? दीपक से पहले लिखी हुई सभी चीज़ें आ जाती, तो ये राजेश का दोस्त है ना, ये आपका उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसी प्रकार एक विधेय होती है, जैसे इसमें प्राप्त किया तो ये क्रिया है, इससे पहले कोई चीज़ पूछी जाती है, जैसे विधेय का विस्तार क्या है, तो हम आगे जो भी चीज़ लिखी होती है उसे इंक्लूड करते हैं। ये चीज़ें रीड में पूछी गई हैं प्रीवियस परीक्षा में, तो उस आधार पर क्वेश्चन बनाया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग है सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य में किया जाता है? तो वो योजक चिन्ह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अब देखिएगा, एक राजस्थानी शब्द जुड़े हुए हैं, यानी राजस्थानी भाषा का कोई शब्द लिया जाएगा, उसका अर्थ पूछना है। तो इस प्रकार ही ये क्वेश्चन बना है कि राजस्थानी शब्दावली में संदर्भ में ये है कोयडो, कोयडो का अर्थ क्या होता है? हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये एक प्रकार का खीर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अनुभवहीन होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा होगा, वैसे अनुभवहीन थोड़ी होगा, अनुभव युक्त होगा। ठीक है, हालांकि अगर सेंस निकालेंगे इसका क्या राइट आंसर हो सकता है, तो हम कहेंगे धूप में बाल सुखाना, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 3 नहीं तो तुक्का ही सही, लोकांकित का सही अर्थ क्या होगा? हम ये कहेंगे पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष है। एक कहावत है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, कुछ इसी प्रकार का सेंस निकलेगा इसमें, तो इसी प्रकार था कि 3 नहीं तो तुक्का सही, लोकांकित का अर्थ हो जाएगा पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अतिथि खा पीकर चले गए, रेखांकित में पद में कौन सा पदबंध होगा? देखिएगा, हालांकि देखा जाता है अंडरलाइन कहाँ तक हुई है उसी आधार पर पता पड़ जाता है कि कौन सा पदबंध होगा। देखिएगा, खा पी कर चले गए, तो यानी ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, निश्चित तौर से क्रिया पदबंध हो जाएगा। हालांकि विशेषण होता है यहाँ पे, जैसे धीरे धीरे गया, धीरे धीरे, तेज, बहुत तेज, यानी इस प्रकार के शब्द मिलेंगे तो हम कहते हैं वो क्रिया विशेषण पदबंध होता है, यानी क्रिया की विशेषता होता है। यहाँ पे विशेषता नहीं बताई जा रही, सीधी क्रिया पदबंध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर, नीचे लिखोड़ा बोली और ओडरे खेतर में सही ना सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस प्रकार एक तरफ तो बोली दे रखी है, दूसरी तरफ खेतर का मतलब होता है कि किस क्षेत्र में बोली जा रही है, उस हिसाब से। देखिएगा, जो गोड़वाड़ी बोली है ना, ये अलवर में नहीं बोली जाती है। ठीक है, अलवर तो जयपुर के पास ही है, तो ये इसमें ये बोली तो नहीं बोली जाएगी। तो किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये बोली जाती है आपके एक तो जालोर का आरोचित अहोर बोलते हैं इसे, अहोर क्षेत्र या तहसील बोल सकते हैं, उस क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ से लेकर जो पाली का जो इसी सीमा लगती है ना, उस तक बोली जाती है। कौन सी? गोड़वाड़ी, ये मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। बाकी दावड़ी है, ये उदयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है, जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, केवल उदयपुर के एरिया में। ठीक है, बाकी जगरौटी है या जगरौटी बोल देते थे, ये करौली के क्षेत्र में बोली जाती है। बाकी बागड़ी है, ये हनुमानगढ़ और जो श्रीगंगानगर है उधर क्षेत्र में बोली जाती है। थोड़ा बहुत भाग है पंजाब का आपकी लगता है, तो उसमें भी बोली जाती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, हालांकि ध्यान रखना, एक तो बागड़ी होती है, एक होती है वाकड़ी, एक ये भी शब्द आता है, तो ये दोनों ही एक जैसे शब्द लगते हैं, वा का और ब का अंतर होता है। ये बोली जाती है राजस्थान के दक्षिणी जिले है ना, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो उनमें बोली जाती है, और प्रतापगढ़ भी आ जाएगा। तो बागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिण भाग में बोली जाती है, और वांगड़ी है वो आपके हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, थोड़ा बहुत पंजाब का जो सीमा लगती है उस क्षेत्र में बोली जाती है। ये क्वेश्चन शानदार है, और इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत था, बाकी सभी सही थे। अगर जिन्होंने भी रीट मेंस दी हो, हालांकि तुमने तो नहीं दी होगी क्योंकि पात्रता दे रहे हैं,
उनमें राजस्थानी भाषा से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे थे जिस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा है। और इसमें 10 क्वेश्चन आए थे, 10 नंबर के 5 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान की भाषा एवं साहित्य को लेकर। जिन्होंने दी है एग्जाम उन्हें मालूम होगा इनका। और बाकी नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपके देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 48 नंबर क्वेश्चन आपके रीट मेंस में आया, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ ये 49 नंबर का क्वेश्चन है, ये रीट मेंस लेवल फर्स्ट में आया था। और ध्यान रखना इसमें वो लगी थी ऑब्जेक्शन कि ये प्रेम काव्य था या वीर काव्य था। बीचल देव रासो किड़े बातरो काव्य, यानी किस प्रकार का ये काव्य है बीचल देव रासो, तो ये आपका प्रेम काव्य है। और इस पर रेट लगी थी। पहले तो बोर्ड ने कुछ शायद प्रेम काव्य राइट आंसर माना था, पता वीर काव्य माना था, फिर उसे चेंज करके प्रेम काव्य किया था। उसने भी यही माना था राइट आंसर, ठीक है। हालांकि अगर हमें इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं तो इसका राइट आंसर यही होगा प्रेम काव्य में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये रीट मेंस लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा। नहीं, रीट लेवल फर्स्ट मेंस में नहीं है, ये लेवल 2 साइंस मैथ में पूछा था शायद मैंने एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। मूल्यांकन उपयोगी है, किसके लिए होता है? तो हम कहेंगे, देखिएगा, अगर आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो बालक के व्यवहार संबंधी जो परिवर्तन का आकलन करने में होगा, ठीक है। बाकी कक्षा में उपस्थिति है नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, आचरण वगैरह ये नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अधिक वैध और विश्वसनीय होगा? तो जो प्रमापीकृत बोल सकते हैं या मानकीकृत, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी जो वैध और विश्वसनीय होते हैं या तो मानकीकृत बोल दीजिएगा या प्रमापीकृत, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्टैनली व रॉस के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया गया था? तो जो स्टैनली हॉल है और रॉस, ये दोनों के द्वारा 4 प्रकार के बताए गए थे। स्टैनली हॉल ये वही है, ये कहते हैं कि जो किशोरावस्था होती है वो संघर्ष तूफान की अवस्था होती है। रॉस कहते हैं उत्तर वाले अवस्था के बारे में कि झूठी परिपक्वता बताते हैं बच्चे, यानी उनकी विशेषता बताते हैं, यानी सीडो मैच्योरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे बोलते हैं छद्म मिथ्या की अवस्था है वो उत्तर वाले अवस्था को मानते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इनसे। नेक्स्ट देखिएगा, 53 नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। ओवरऑल सभी को देखें, असत्य बताना था ना हमें किसके बारे में, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सामूहिक होता है, ये वाला कहना गलत होगा, ठीक है। यानी जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ये कराएगा, इसमें असत्य बताइएगा, तो हम कहेंगे सामूहिक नहीं होता, व्यक्तिगत होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 है, वो गलत है, बाकी सभी सही थे। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के रूपात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? यानी इसमें ये कह रहा है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उसके रूपात्मक पक्ष से अंतर्गत कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? तो वो होगा कहीं ना कहीं डिजाइन। यानी जो रूपात्मक पक्ष का मतलब बाहरी भाग एक तरह से, तो वो डिजाइन आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल को विकसित करने वाली सबसे उपयुक्त प्रणाली मानी जाएगी? श्रवण कौशल यानी सुनने से संबंधित वो खिल प्रणाली मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ध्यान रखना, सामाजिकता का गुण है बच्चों में सर्वाधिक है, खिल प्रणाली के थ्रू ही आता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य पठन उपागम के नाम से जाना जाता है? अगर आप देखेंगे तो उसे कहते हैं संरचनात्मक उपागम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये कह रहा है कि असुमेलित छांटिए, यानी जो गलत है वो हमें बताना है। जैसे किंडरगार्टन विधि है, ये फ्रॉबल ने दी थी, तो ये बात सही है। डाल्टन प्रणाली है, ये आपकी कार्लटन बार्सवन ने दी थी, ये वाला गलत हो जाएगा। ये तो आपकी डाल्टन प्रणाली है, इसे हेलन पार्कस्ट ने दिया था, सही है ना। यानी डाल्टन प्रणाली है, ये डाल्टन बोलते हैं, ये हेलन पार्कस्ट के द्वारा दी गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये खेल प्रणाली हेनरी कोल्डवेयर कुक ने दी थी। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी से संबंधित है। इसके प्रकार 1, 3 और 4 ये सही थे, गलत हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए हेतु कही गई है? यानी सर्वप्रथम हम सरल और समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए जाते हैं। तो बताइएगा किस लेवल के बच्चों के लिए ये कहा जा रहा है, ये विद्यार्थियों के लिए। अगर आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा सही है, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी लेवल ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है कि श्रुत बोध में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। इसमें देखिएगा क्रम में हो जाएगा, गर्म में हो जाएगा, सर्दी में हो जाएगा, लेकिन राम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी व्यतिरेकी विधि। और उसमें सीधे का देने होंगे, तो एक बार का अध्यास देख लीजिएगा, ये दे रखा है आपके सामने, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा है, जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है आपसे। ये कह रहा है कि परिश्रम का महत्व भी जानते हैं जो स्वयं अपने बल पर आगे बढ़े हैं। रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा होगा? ये वाला है ना स्वयं, तो कहीं ना कहीं ये निजवाचक हो जाएगा, स्वयं, अपने आप,
और ये कौन सी चीज़ें होती हैं संबंधित, वो निजवाचक में हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है, इसमें कह रहा है कल कारखाने रात दिन उत्पादन कर रहे हैं, तो रेखांकित शब्द क्या है। तो रात दिन क्या है यहाँ पे, तो रात दिन देखें तो ये आपका कहीं ना कहीं क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण एक तरह से पदबंध हो जाएगा, इसमें पदबंध तो निकाल गए लेकिन क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषक के परिश्रम का ही फल है कि देश में हरित क्रांति हुई, रेखांकित शब्द क्या है, यानी जो भारतीय क्या है यहाँ पे ये पूछा है। तो भारतीय संबंधित हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण शब्द छाटिएगा। अगर परिमाणवाचक की बात की जाए तो इसमें से 1 टन है, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि संसार के अनेक महापुरुष परिश्रम के प्रमाण रेखांकित शब्द में समास होगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो कहीं ना कहीं कर्मधार हो जाएगा। विशेषण विशेष की बात होती है तो मोस्टली कर्मधार समास हो जाता है। पाठशाला में शब्द में समास कौन सा होगा, हम ये कहेंगे वैसे सिंपल ये इसमें संप्रदान हो जाएगा यानी। नेक्स्ट देखिएगा फिर आपका 7 से लेकर आपका 16 तक, यानी ऐसे बोल सकते हैं 7 से लेकर 16 तक ये गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इधर भी दे रखा हुआ है, तो ये भी दे रखा है, तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद है इस गद्यांश से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे, तो देखते चलिएगा। इसमें देखिएगा जो 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है प्रभु सत्ता शब्द में कौन सा समास होगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है आपसे कि आज प्रत्येक भाषा के भीतर यह जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई है कि फिल इन द ब्लैंक्स रेखांकित शब्द क्या है। तो बताइएगा ये क्या होगा। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इस दृष्टि से भाषाओं के संगम का आज सबसे बड़ा तीर्थ है, रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है, यानी संगम में, ठीक है। तो संगम में हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आंसू शब्द की श्रेणी कैसी है, आंसू हो गई, आंख हो गई, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके तद्भव रूप होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो नदी में हो जाएगी जातिवाचक। नेक्स्ट देखिएगा उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस लास, तो उत प्लस लास कौन सा वाला, ये वाला होगा ये वाला, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 3 नंबर, ये वाला होगा। उनमें कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनकी कृतियां उल्लेखनीय है, रेखांकित वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा, ये कौन कौन है, ये कौन सा सर्वनाम होगा ये बताना है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का देखिएगा, इसमें पूछा है कि वह भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही और संत है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा, यानी वह कैसा है, तो हम ये कहेंगे वह अपने आप में ही एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। भीतर क्या है, भीतर एक अपने आप में ही अव्यय हो जाएगा, भीतर तक भी, बहुत सारे शब्द हैं जो अव्यय के रूप में ही आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है वो इस प्रकार है, आज शब्द है कैसा है, ये आज है वो हो जाएगा तद्भव रूप। नेक्स्ट देखिएगा आपको एक फिर से एक गद्यांश दे रखा है, 17 से लेकर 21 तक इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश आपके सामने देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आप क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसी गद्यांश से संबंधित पूछा है। लड़की शब्द किस श्रेणी में आएगा, तो लड़की है वो देश शब्द में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो परिवार है वो एक आपका भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, बाकी मूर्खता, कठिनाई और सुख समृद्धि ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आप देखें तो देखिएगा इसमें प्रत्यक्ष पूछा है, तो हम ये काम करेंगे। देखिए ये तो होगा नहीं, बड़ी की मात्रा तो आती नहीं प्रति उपसर्ग में, समझ रहे हो ना, ये छोटी आती है, तो ये दोनों तो कट गए, अब ये दोनों बचे। अगर प्रत्यक्ष देखा जाए तो इसमें यण संधि है, प्रति प्लस अच, तो आप जानते हैं ई को यण से सूत्र चलता है संस्कृत में, तो देखिएगा ई का यह हो जाएगा, बाकी त आधा रह जाएगा, और यह भी आधा हो जाएगा क्योंकि ई का यह हो जाता है। फिर देखिएगा अच, तो ये आके ये इसमें मिल जाएगा, देखिएगा इस प्रकार होगा ये कुछ अच्छा,
तो ये आगे इसमें मिलेगा, तो ये इस प्रकार प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब एक चीज़ होनेगा, ये तो सही है दे रखा है, प्रति प्लस अच्छी ये भी सही है, क्योंकि देखिएगा आप इस प्रकार नहीं बना सकते कि प्रत्यक्ष, एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा प्रति प्लस अच्छी, तो ये सेम इसी की तरह बनेगा, देखिएगा वही है, इसे कर लीजिएगा इस प्रकार, और ये भी तो शब्द सही है प्रत्यक्षी, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। हालांकि प्रत्यक्ष के अनुसार तो एक ही नंबर ऑप्शन है, तो लेकिन ये भी सही है क्योंकि सही संधि हो रही है इसमें, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए और 3 दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सुख समृद्धि में कौन सा समास है, देखिएगा इसमें से हो जाएगा द्वंद्व, दोनों ही पद प्रधान है और भाववाचक संज्ञा है ये। जी कह रहे जिधर देखो उधर ही लंबी लंबी कतार दिखाई देती, रेखांकित शब्द है, यानी जिधर उधर, ये क्या है, ये सभी शब्द है ना, सभी अब हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 22 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आपको फिर से एक अध्याय दिया गया है, आप देख लीजिएगा अध्याय को, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि छात्रावस्था का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कहीं ना कहीं छात्र प्लस अवस्था मिलकर आ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, विद्या प्लस अर्थी संधि में निम्नलिखित विकल्प में से संधि का कौन सा भेद प्रयुक्त होगा, यानी कौन सा प्रकार होगा, आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सदवृत्तियां शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अगर ओवरऑल सभी से इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो सद प्लस वृत्तियां हो जाएगी, तक अदा हो जाता है, सदवृत्तियां बन जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कृषक का तत्व क्या होगा, कृषक को अगर तत्व में लिखेंगे तो उसे किसान कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सफेद चादर पर एक बार कुछ अंकित हो जाए, विशेषण शब्द क्या होगा इसमें, तो इसमें से हो जाएगी सफेद। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्यवस्था का संधि विच्छेद क्या होगा, बी प्लस अवस्था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसमें यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्र शब्द कैसा रूप है, ये हो जाएगा आपका तत्सम, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जीवन पर्यंत में समास कौन सा होगा, या पद में कौन सा समास है, तो इसमें जीवन तक, तो इस आने से तो अव्ययी भाव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आचरण शब्द की संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, यानी आचरण में कौन सी संज्ञा होगी, तो ये पूछा, ये हो जाएगी भाववाचक। हमारा जो 31 है आपको इसी से संबंधित क्वेश्चन का ध्यान से रहेंगे, एक बार का ध्यान देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है। अब पहला क्वेश्चन देखिए तो इसमें पूछा है शरीर शब्द का पर्यायवाची इसमें से नहीं होगा, वो चूज करना है। देखिएगा शरीर का पर्यायवाची अंग हो जाएगा, काया हो जाएगा, उत्तन हो जाएगा, लेकिन मोह नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तृष्णा शब्द का विलोम क्या होगा, तो तृष्णा और वितृष्णा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, तो 2 नंबर का ऑप्शन 4 सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से वो चूज करना है। देखिएगा इच्छा, आकांक्षा, ठीक है, अभिलाषा और आपकी इया, ये सभी है ना, सभी समझ रहे हो, इच्छा कह लो या आकांक्षा, इया या अभिलाषा, लेकिन जो नहीं होगा वो होगा आत्म, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पूछ रहा है हीन शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है इनमें से, अगर ओवरऑल देखें सभी को तो हम ये कहेंगे जो हीन का अनेकार्थी नहीं होगा वो होगा विपत्ति, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। हीन का मतलब यहाँ पर रहित भी हो सकता है, दीन भी हो सकता है और निकृष्ट, एक तरह से नहीं होगा वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी एक तरह से कपटी मित्र होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंगाली में आटा गीला लोकांक्ति का अर्थ क्या होगा, हम ये कहेंगे मुसीबत पर मुसीबत आना, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है, तो वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ये अर्धविराम का चिन्ह होता है। बाकी और भी ऑप्शन दे रखे हैं तो उन्हें देखें, जैसे ये है, ये तो आपका विस्मयातिबोधक है, ये आपका अल्पविराम है, ये प्रश्नवाचक है, जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है बाकी के कितनी अंक होती है, अंक कह लीजिएगा या भाग, वो एक ही बात है, ठीक है। ये ऑलरेडी रीट 2021 में पूछा गया था, लेकिन डिलीट कर दिया वो क्वेश्चन, ठीक है। अब वहाँ पर मुख्य की जगह पे मनुष्य हो गया था, इस वजह से वही क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो इसके 2 अंक होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिएगा। एक तो होता है उद्देश्य, जिसे कर्ता के उद्देश्य होता है जिसे कहते हैं कर्ता,
ठीक है, और एक होता है विधेय जिसे कहते हैं क्रिया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि बाजार से 5 किलो लड्डू लेते आना, रेखांकित पद में कौन सा पद बंद होगा। जब भी अंडरलाइन जहाँ पर समाप्त होती है मोस्टली वही शब्द देखा जाता है। ये क्या है, तो ये एक लड्डू अपने आप में एक संज्ञा है, तो इसमें नीचे थोड़ा सा संज्ञा पद बंद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फिर से गद्यांश दे रखा है जो 10 से लेकर 13 तक आपको इसी गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार गद्यांश देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दृढ़ शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे दृढ़, तो इसमें से अगर सभी को देखें तो विचलित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसका विलोम पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिक शब्द का एकार्थी क्या होगा। और अधिक, तो हम ये कहेंगे अगर सभी ऑप्शनों को देखें कहीं ना कहीं अधिक का मतलब ज़्यादा या तुलना से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा व्यक्ति शब्द का विलोम क्या होगा, तो व्यक्ति का होता है समाज, सॉरी ये समास हो गया, समाज कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा उन्नति का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, तो उन्नति और विकास ये सिमिलर वर्ड है, सिमिलर मीन्स पर्यायवाची। इसके बाद है क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, और जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जाए तो उसे फिर उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य, यानी एक तरह से कर्ता की बात होती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। देखिए आज्ञार्थक होता है, संदेहार्थक हो जाएगा, इच्छार्थक हो जाएगा, लेकिन विस्मरणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, हर्ष शोक और विस्मय की स्थिति में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो वो हो जाएगा विस्मयातिबोधक। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिएगा। देखिएगा आंख दिखाना ये आपका एक मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, दांत इकट्ठे करना ये भी एक मुहावरा है, पीठ पर लात मारना ये भी एक मुहावरा है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर है ये आपकी एक लोकांक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 50 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा वैसे आपको एक अध्ययन दे रखा है जो 19 से लेकर 22 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार अध्ययन देख लीजिएगा और अब देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार पूछे हैं कि उत्साह शब्द का विलोम क्या होगा। अगर हम देखें सभी ऑप्शनों को, उत्साह यानी हम कहेंगे निरुत्साह, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। साहस शब्द का एकार्थी क्या होगा। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, भय रहित शक्ति बोलेंगे, साहस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा एक रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि मुख्य शब्द का विलोम बताइएगा। इसमें से मुख्य का हो जाएगा विलोम करेंगे तो गौड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आनंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अगर सभी ऑप्शन को देखेंगे तो वो हो जाएगा कुतूहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दीपक सुबह से शाम तक पढ़ता है, रेखांकित पद में पदबंध होगा। देखो थक लग जाती है ना, तो कहीं ना कहीं ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट है जो है 25 नंबर कि इनमें से आश्रित उपवाक्य का प्रकार नहीं है। अगर आप सभी को देखेंगे तो एक संज्ञा होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, लेकिन सर्वनाम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक चचुंदर के सिर पर चमेली का थे, लोकांक्ति का सही अर्थ क्या होगा, ये समाधित हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति के पास है स्तरीय वस्तु का होना। नेक्स्ट देखिएगा आपको 28 से 31 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे जो एक अध्याय दे रखा है, एक बार देख लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिएगा उत्तम शब्द का विलोम क्या होगा। अगर उत्तम का विलोम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा अदम, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही। नेक्स्ट देखिएगा
सरस्वती शब्द का पर्यायवाची होगा। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम जाएंगे वाणी पर। नेक्स्ट देखिएगा कि जीवन का अनेकार्थी शब्द इनमें से नहीं है। अगर हम देखें तो वो हो जाएगा स्वभाव, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अपेक्षा का विलोम क्या है? अपेक्षा का विलोम हो जाएगा इसमें से उपेक्षा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने पद होते हैं? वो 3 होते हैं। वो अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य, वाक्य अर्थ की दृष्टि से कैसा है? तो इस चिन्ह के हिसाब से जाए तो विस्मयाति बोधक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रकाश, अंकित और राकेश क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वाक्य कैसा है? वाक्य तो आपका हो जाएगा साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, चाहे कर्ता कितनी भी हो लेकिन क्रिया एक ही हो रही है खेलने की, तो इस वजह से साधारण हुआ है। अगर अलग अलग क्रिया हो जाती तो फिर तो ये कोई साधारण होता है या मिश्र वाक्य। मोस्टली तो ये होता है कि जब दो साधारण वाक्य मिलते हैं तो संयुक्त हो जाते हैं, तो फिर ये संयुक्त हो जाता है अगर सब ये अलग अलग क्रियाएं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 35 नंबर मुंह से पूर्ण झंडा मुहावरे का सही अर्थ होगा। इसका मतलब एक तरह से हम ये कहेंगे मधुर बोलना, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखिएगा थोड़ी लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त तो लोकांक्ति कौन सी होगी? हम इसे कहते हैं गई मांगने पूत को आई बरदार, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फिर से अध्ययन से जो 37 से 40 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा इसमें पूछा इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इच्छा हो गई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आप देखेंगे तो लालच। आवश्यक का विलोम अनावश्यक। दोष शब्द का एक अर्थी क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोष का हो जाएगा त्रुटि से भी गहरा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा घर का पर्यायवाची नहीं है। अगर देखें इन सभी को तो हम ये कहेंगे वातायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, इसमें पूछा है जो विद्यार्थी कठिन मेहनत करता है वो अपने जीवन में असफल नहीं होता है, तो ये वह क्या है? क्योंकि अंडरलाइन वह पे आके खत्म हुई, तो ये एक सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मेरा मित्र संदीप देशभक्ति गाने अधिक सुनता है, वाक्य में कौन सा उद्देश्य होगा? मेरा मित्र संदीप, तो संदीप है तो हमें उद्देश्य पूछा है तो संदीप हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा परीक्षा में तुम अच्छे अंक प्राप्त करो, वाक्य का प्रकार बताइएगा। हम इसे कहेंगे इच्छा वाचक वाक्य, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 8 कन्नौज या 9 चूल्हे लोकांक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होगा आपसी पुट पढ़ना। किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है? ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे आंखें खुलना मतलब सुबह जानना। इसमें देखिएगा जो हिंदी के यानी जो इन्होंने लैंग्वेज के रूप में चाहे फर्स्ट है या सेकंड है, क्योंकि ये टीचिंग मेथड कॉमन होती हैं सभी की, तो चाहे आपने लैंग्वेज फर्स्ट ले रखी हो या सेकंड, हिंदी टीचिंग मेथड सेम ही रहती हैं, तो देख लीजिएगा वो तो दोनों में ही काम करेंगी। है इसके 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है? तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो कहीं ना कहीं वो अभिव्यक्ति का विकास कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि साइलेंट रीडिंग किसकी रचना थी? तो ये आपका ऑलरेडी रीड में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, तो ये थी ब्राउन, यानी ब्रायन बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा था कि मौन वाचन का मूल्यांकन किस परिचय के द्वारा किया जा सकता है? तो हम कह सकते हैं मौन वाचन का मूल्यांकन किस परिचय के द्वारा किया जा सकता है? तो हम ये सभी के थ्रू कर सकते हैं, चाहे वो आपके बहुविकल्पी परीक्षा क्वेश्चन हो या सत्य वाले क्वेश्चन हो या पूर्ति वाले, उपरोक्त तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? तो इसके लिए हम खेल पद्धति को अपनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? ओवरऑल सभी को देखें तो इससे हमें ये कहेंगे उच्चारण संबंधी दोष आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस प्रकार पूछा है
कि लिखित कार्य में त्रुटियों का प्रकार होता है, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, चाहे तो वो व्याकरण के नियमों को लेकर संबंधित दोष हो, या विराम चिन्हों को लेकर हो, गलत प्रयोग हो, या मात्रा एवं वर्णों से संबंधित अशुद्धियां हो, ये सभी मानी जाएंगी। तो उपयुक्त इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रारंभिक कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यकता होती है। तो अगर आप सभी को देखें ऑप्शनों को, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सस्वर वाचन की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं हम इसे आदर्श वाचन कहेंगे। जो टीचर के द्वारा किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं, और जो बच्चे करते हैं वो टीचर का अनुकरण करते हैं, इसलिए उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना कहलाता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपकी अनुलेख से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हम ये कहेंगे लिपि का ज्ञान कराना, ये उद्देश्य आपके जो माध्यमिक स्तर पर नहीं माना जाएगा हिंदी शिक्षण का, ठीक है, और बाकी सभी माने जाएंगे जो ऑप्शन दे रखे हैं 1, 3, 4। ये कह रहा है कि मौन वाचन के भेद कितने होते हैं, एक तो गंभीर हो जाएगा, एक द्रुत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें जूम करने से क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा। इससे ज़्यादा जूम हो भी नहीं रहा है, तो देखते चलिएगा। है क्वेश्चन कि ये कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा मानी जाती है। अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो वो संस्कृत ही मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति कौन सी होती है। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति तो आपकी ये इनमें से अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो अनुकरण की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 भाग के भावपक्ष व कलापक्ष का विवेचन किस विधि में किया जाता है। भावपक्ष और कलापक्ष का अगर विवेचन करना है तो वो किस विधि में किया जाता है। तो ये संबंधित हो जाएगी कहीं ना कहीं आपकी समीक्षा प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि का नहीं है। देखिएगा स्थूल से सूक्ष्म तो होता है, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात भी होता है, और आपका कहीं ना कहीं मूल से अमूर्त भी होता है, लेकिन निश्चित से अनिश्चित नहीं होता है। इसे उल्टा करते हैं, अनिश्चित से निश्चित हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला होता ही नहीं है, ये कह सकते हैं आगमन विधि में। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। किस प्रणाली में अध्यापक बच्चों को पहले तो व्याकरण के नियम बताता है, फिर उदाहरण देकर नियम को स्पष्ट करता है। यानी पहले क्या बता रहा है, नियम बताता है, फिर उदाहरण। तो ये निगमन विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रारंभ में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए। तो हमें ये कहेंगे व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कच्चा अभिनय किस शिक्षण की विधि है। तो कच्चा अभिनय है ना, ये आपकी संबंधित हो जाएगी, नाटक की शिक्षण विधि मानी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है। संश्लेषण का मतलब होता है एक तरह से जोड़ना। तो शुरुआत में हम वर्ण सिखाएंगे, फिर शब्द सिखाएंगे, फिर वाक्य, इस प्रकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसके अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों की व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके डेविज का कि ग्राह्यतम कौशल कौन सा है इसमें से। तो LSRW ये 4 कौशल होते हैं। तो इनमें से जो यानी एक तरह से रिसीवर बोल सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहें तो ग्राह्यतम कौशल वो लिसनिंग होगा और आपका रीडिंग होगा, यानी सुनना और पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखे थे पाठ्य योजना में जो उत्प्रेरणात्मक उपक्रम कौन सा होता है। तो वो होती है आपकी प्रस्तावना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जो 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा है कि उच्चारण दोष का कारण नहीं है इसमें से। तो सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहें भाषा की संरचना है, ये आपकी है, एक उच्चारण दोष नहीं होगा, बाकी सभी हो सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना एवं बुनियादी सिलबों पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी होगी। अगर इन सभी को देखें तो वो हो जाएगी आपकी बेसिक प्रणाली। नेक्स्ट देखिएगा हार्वर्ड की पंचपदी योजना में शामिल नहीं है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो उसमें मूल्यांकन नहीं आता है।
मैंने तो ऐसे याद कर रखी है, बाकी आप कैसे याद कर रखी है वो आप जाने। देखिएगा, शुरुआत पी से मतलब होता है प्रस्तावना, दूसरी पी से होता है प्रस्तुतिकरण, तीसरे होता है सी का मतलब कंपैरिजन, तुलना करना या संबंध बताना, जी का मतलब सामान्यीकरण, ए का मतलब होता है अप्लाई होता है इंग्लिश में, या एप्लीकेशन बोल सकते हैं। इसका हिंदी करेंगे तो प्रयोग या अनुप्रयोग, कोई भी नाम दे दीजिएगा, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो देखो, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है और सामान्यीकरण है, लेकिन मूल्यांकन की बात कहीं पर भी नहीं होती है इन 5 स्टेपों में। ध्यान रखना, अब की बार 2025 की परीक्षा हुई है ना सेकंड ग्रेड की, जो होने को तो 2024 दिसंबर में हुई थी, लेकिन 25 ही मान लेते हैं क्योंकि वो लास्ट दिसंबर में हुई थी। उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जो हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में जो तीसरा स्टेप होता है, या क्वेश्चन कैसे भी हो, लेकिन तीसरे स्टेप का नाम उन्होंने अन्य नाम दिया था। अन्य नाम मीन्स ये कि ये 2 नाम तो हम पढ़ते हैं क्या क्या, एक तो सी का मतलब कंपेरिजन और तुलना करना होता है, ठीक है, और एक और होता है संबंध। ये हमने प्रीवियस में क्वेश्चन किए ना, उन्हीं से ये मतलब मैं तुलना कर रहा हूँ कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो ये सी की जगह पे ना उन्होंने एक नया शब्द दिया है, अब देख लेना आप, हालांकि बुकों में तो लिखा रहता है संगठन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएशन। तो ये ध्यान रखना है कि इस तुलना की जगह पे या सी की जगह पे कोई और शब्द दे सकता है, जैसे कि अब की बार ये पूछा था कि संगठन, तो ऐसे है कन्फ्यूजन करने के लिए। बाकी इसका राइट आंसर तो 2 नंबर ऑप्शन हो गया, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, 27 नंबर रहेगी, अभिक्रम अनुदेशन का पद नहीं है इसमें से। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, देखिएगा, प्रस्तावना पद होता है, उसमें अभ्यास पद होता है, परीक्षण पद होता है, लेकिन उद्देश्य कथन पद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है एफ.जी. फ्रेंच ने संरचनात्मक उपागम के शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं दिया है। अगर ये देखें ना, रीट 2022 पात्रता हुई है ना, तो उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, वो भी हिंदी की टीचिंग मेथड में पूछा था। तो देखिएगा, अगर इनमें से सभी ऑप्शन को देखें तो हम कहेंगे तर्क शक्ति तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये आपकी एफ.जी. फ्रेंच की जो संरचनात्मक उपागम है ना, उसके अंतर्गत शिक्षण का सिद्धांत नहीं आता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हार्वर्ड के प्रथम पद स्पष्टता को प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण में विभक्त किया था, वह है इसमें से, ये हो जाएगा जिलर। तो ये भी क्वेश्चन है ना, रीट 2022 में पूछा हुआ पात्रता में क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा, हालांकि ये वाला क्वेश्चन है ना ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, चाहे तो वो साइंस के पेपर में पूछा हो, यानी टीचिंग मेथड हर एक किसी की आती है सेकंड ग्रेड में, आपको मालूम हो, चाहे वो SST हो, हिंदी हो, और चाहे साइंस हो या मैथ हो, तो उन्हीं में किसी में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर कॉपी कर दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इकाई उपागम के पद में शामिल नहीं है। तो देखिएगा, वो ये मॉरिसन के द्वारा दी गई थी, तो इसमें भी 5 स्टेप होते हैं। तो देखिएगा, इसमें से जो अभ्यास एवं अनुप्रयोग है ना, ये तो आपकी हार्वर्ड है ना, हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली बोलते हैं, तो उसमें लास्ट स्टेप आता है 5वें नंबर पर, ये वाला। बाकी ये सभी आपकी इकाई जो उपागम होता है उसके 5 स्टेप होते हैं, उसमें जैसे खोज करना होता है, प्रस्तुतिकरण भी होता है, आत्मीकरण और परिपाक होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मॉरिसन की इकाई उपागम और हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में दोनों में समानता क्या है, यानी ऐसा कौन सा स्टेप है तो दोनों में पाया जाता है, तो वो होता है एक प्रस्तुतिकरण। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो इसका तो राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, भाषा कौशल का वैज्ञानिक और स्वाभाविक या इसे तार्किक क्रम बोलिए, कुछ भी नाम दीजिएगा, यही क्रम रहेगा, यानी तार्किक क्रम। और जैसे कि LSRW वही है, सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, तो यही हो जाएगा। सुनना, एक सेकंड, ये गलत हो गया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, तो वो आगमन निगमन विधि हो जाएगी, क्योंकि व्याकरण की जब भी बात होगी ना, आगमन निगमन विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, और जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है इनमें से। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हमें ये कहेंगे कि अधिगम को स्थायित्व होता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि गद्य शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो है आपका 34 नंबर, किस विधि में भाषा शिक्षा की यानी भाषा की शिक्षा के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, तो वो है आपकी इनमें से अगर देखें तो भाषा संसर्ग विधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा व्याख्या विधि का अंग नहीं है, तो देखिएगा व्याख्या विधि का कौन सा अंग नहीं है इसमें से ये बताना है। अच्छा ही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा स्पष्टीकरण, ठीक है। बाकी पदच्छेद होता है, विग्रह करना भी होता है, बाकी योजना, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दंडान्वय विधि में दंड शब्द का प्रतीक यानी किसका प्रतीक होता है, हालांकि ये संस्कृत में पूछे जाते हैं, जो आप सेकंड लैंग्वेज लेते हैं ना या फर्स्ट लोग, तो उन्हीं में क्वेश्चन बनते हैं।
अब हिंदी में आया है तो नीचे दौर से देख लेते हैं। इसका मतलब होता है वाक्य, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 37 नंबर है वो इस प्रकार पूछा है कि जो प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। अगर आप इन सभी ओवरऑल ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे सामूहिकता का सिद्धांत है ना, ये नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि को किन नामों से जाना जाता है। तो देखिएगा इसे भंडारकर विधि भी बोल देते हैं हम, साथ ही साथ इसे परंपरागत या शास्त्रीय विधि बोल देते हैं, और परोक्ष अप्रत्यक्ष विधि भी बोल देते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आना ही होता है, फिक्स है इससे आना, तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण के नियम पर बिना बल दिए ही वास्तविक परिस्थिति में भाषा के व्यवहारिक रूपों को खोजकर सहज रूप से सीखना कौन सी विधि की विशेषता होती है। ये संबंधित हो जाएगी आपकी कहीं ना कहीं, इसे प्रत्यक्ष विधि बोल लीजिएगा, सुगम विधि, निर्बाध विधि, वो एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वाध्याय प्रणाली का सोपान नहीं है इसमें से। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो वो कहीं ना कहीं उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होना तथा स्वावलंबन, मौलिक विचार तथा साहित्यिक विवेचना की शक्ति का होना कौन सी विधि में आएगा। ये सभी संबंधित हो जाएंगे आपके स्वाध्याय तथा मंत्रणा विधि से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42, व्याकरण की परिभाषा से संबंधित असंगत विकल्प चुनिएगा। इनमें से जो गलत है वो चूज करना है। सभी ऑप्शनों को देखें तो जो जयकर है ना, ये व्याकरण का कम भाषा पर अनुशासन रखना, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से आगमन विधि का सोपान नहीं है। देखिएगा, आगमन विधि का सोपान मतलब ये 4 स्टेप होते हैं, उनमें से नहीं है, वो चूज करना है। देखिएगा, जो प्रयोग और प्रदर्शन है ना, ये नहीं होगा, बाकी आपका उदाहरण होगा, तुलना एवं विश्लेषण करना भी होगा, नियम और नियमीकरण या निष्कर्ष निकालना, ये हो जाएंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी विधि में रचना तथा कहानी और पद आदि की शिक्षा दी जाती है। तो ये सभी में दी जाती है, सभी में से ये सहयोग प्रणाली में या समवाय में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 40 नंबर के छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता और कल्पना का विकास होता है, निरंतर अभ्यास से उनका वाक्य विन्यास सुगठित हो जाता है, वो विधि कौन सी है। तो ओवरऑल कहें तो ये जो विधि हो जाएगी आपकी हो जाएगी, और ये तो प्रश्न उत्तर विधि कहते हैं या इसे सुकराती विधि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही। देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, तो एक बार गद्यांश देख लीजिए, ध्यान से देखना है, अदरवाइज हम ग्रामर के क्वेश्चन डायरेक्टली कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 बने कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा इसमें से। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो अधिक कम इस प्रकार की है ना, ये परिमाणवाचक में आते हैं, जिसमें आपकी कोई चीज़ किलोग्राम में या लीटर में है, तो इस प्रकार आपने पढ़ी होंगी, तो ये चीज़ें आती हैं इसमें परिमाणवाचक में, ठीक है। इसमें भी निश्चय अनिश्चय हो जाती है, वो अलग प्रकार है, लेकिन आपको ओवरऑल आंसर जाना है तो 3 नंबर पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका पहले ही ऑप्शन हो जाएगा सम प्लस कृति, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि म में हलंत लगता है, ये वाला गलत था, ये भी गलत था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है आग शब्द है, तो ये आग है ना, ये आपका तद्भव रूप है, क्योंकि तत्सम होता है इसका अग्नि, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अग्नि होता है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रेरणा शब्द किस श्रेणी में आएगा, यानी किस श्रेणी का है, ये ऐसे बोल सकते हैं। प्रेरणा अपने आप में एक संज्ञा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिकता सभ्यता में विशेषण विशेष से होगा, यानी इसमें से आपको एक तो विशेषण चूज करना है, विशेष का मतलब होता है एक तरह से संज्ञा चूज करनी है, तो देख लीजिएगा, इसमें से देखिएगा भौतिक तो हो जाएगी, और वो आध्यात्मिकता और सभ्यता यही होगी क्या, यही होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक गद्यांश देगा 66 से लेकर 70 तक, इसी से संबंधित गद्यांश में क्वेश्चन बनेंगे। इधर भी देख लीजिए, देख रखा है कि नहीं, बस यही दे रखा है गद्यांश, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो सीधा ही देख लीजिए। इसमें पूछा है परिष्कृत में संधि कौन सी है, तो देखिएगा, देखिए परिह प्लस कृत होगा, परि प्लस कृत, यानी इसमें विसर क्यों, इसमें तो व्यंजन संधि हो जाएगी, परि प्लस कृत, परि प्लस कृत सही है, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि सभ्य शब्द होगा, कैसा होगा, सभ्य शब्द तो अपने आप में विशेषण है। नेक्स्ट देखिएगा, उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, तो रेखांकित शब्द में समास कौन सा है, यानी अनायास में कौन सा समास होगा, ये शायद क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, ये तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वह शब्द में सर्वनाम होगा, वह अपने आप में ही कैसा है,
ये अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित हो रहा है रेखांकित पद कैसा, यानी ये शायद अपने आप में एक अव्यय पद हो जाएगा, शायद तक। नेक्स्ट देखिएगा, आपको फिर से एक गद्यांश दे रखा है जो 71 से लेकर 75 तक इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इधर भी दे रखा है थोड़ा सा भाग गद्यांश का, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट। देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आर्थिक शब्द किस श्रेणी का है, तो आर्थिक हो जाएगा आपका संबंधित कहीं ना कहीं अर्थ से, इसमें एक प्लस लग के आर्थिक बनाए तो विशेषण बन जाएगा। ये व्यवस्था में संधि विच्छेद होगा, वी प्लस अवस्था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसमें येड़ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन, अगल बगल में समास कौन सा होगा, इसमें द्वंद्व होगा, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसमें द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ, रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है, किसमें हमारा होगा, ये संबंधित हो जाते हैं आपके हमारा, कहीं ना कहीं ये उत्तम पुरुष में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पता शब्द का तत्सम क्या होगा, जैसा पूछा जाएगा ना उसी में आपको आंसर देना होता है, जैसे तद्भव पूछा जाए तद्भव में आंसर देना, तत्सम पूछा जाए तो तत्सम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्ताव। तो यानी जो आपकी पेडागोजी बोल दीजिएगा, ये शिक्षण विधियाँ, वो सभी इसमें इंक्लूड है। जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से लोकांक्ति का सही अर्थ नहीं है, वो चूज करना है। अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। क्यों गलत है देखिएगा, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, इसका अर्थ अगर हम सेंस निकालते हैं तो ये नहीं होता है कि व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना, ये नहीं होता है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से 8 कनौजिए 9 चूल्हे का मतलब होता है एक तरह से अलगाव की स्थिति, या दूसरे शब्दों में कहें तो फूट पड़ना, एक तरह से फूट पड़ना, तो इस प्रकार का सेंस निकलता है, तो इस वजह से गलत हुआ। एक 4 नंबर को देखिएगा, 3 लोग से मथुरा न्यारी, इसका मतलब ये नहीं होता कि मिलजुल कर विचार बनाए रखना, इसका मतलब होता है एक तरह से सबसे अलग, या फिर ऐसे कह सकते हैं अन्य से भिन्न, इस प्रकार का इसका सेंस निकलता है। तो ये दोनों गलत हैं, तो इसका मतलब 1 और 4 इसके आंसर हो जाएंगे, बाकी सही है। दे रखी थे ऑप्शन नंबर, ऊँट के किस करवट बैठेगा, यानी परिणाम में अनिश्चितता होती है, ये बात सही है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो इसका मतलब बुरे से और अधिक बुरा होना, तो यानी ये दोनों तो सही थे, गलत हो गए 1 और 4। हमें गलत ही पूछा था कौन सा अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब 1 और 4 ऑप्शन दोनों ही सही हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेकंड देखिएगा, किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे, अगर आप खुद पढ़ के देख लेना, जैसे 4 चांद लगना, इसका मतलब सुबह कम नहीं होता है, इसका मतलब होता है सुबह बढ़ाना होता है एक तरह से, तो कम करना नहीं होगा, इस वजह से ये गलत हुआ है। बाकी कच्चा चिट्टा खुलना, एक तरह से भेद खुलना, और छाती पर मूंग दलना का मतलब बहुत परेशान करना, बाकी चोली दामन का साथ होना यानी घनिष्ठ संबंध होना। तो ओवरऑल 2 नंबर ऑप्शन गलत था, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है ये, भीली या वागड़ी बोडीरो क्षेत्र, यानी ये भीली या वागड़ी जो बोली बोली जाती है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। ध्यान रखना, दक्षिण राजस्थान होता है ना, उसमें वागड़ी या भीली बोली जाती है, इसे इस प्रकार लिखा जाता है वागड़ी, ये ध्यान रखना। इसमें ये क्वेश्चन में या तो मिस प्रिंटिंग हुई है, या हो सकता है इन्होंने जानबूझ के डाला है, आप पढ़ के देख लेना, थ्योरी वगैरह जो भी दे रखी है, राजस्थान के जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, तो उसमें भाषाएं भी आती हैं, भाषा और साहित्य, तो उसमें देखना पड़ के। जो ये वाली वागड़ी होती है, ये तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा यानी राजस्थान के दक्षिणी जिले में बोली जाती है। एक होती है बागड़, सॉरी ये भी बागड़ी बोलते हैं, सही बागड़ कह लीजिएगा, बागड़ी, तो ये बोली जाती है जैसे उत्तरी जिले आते हैं ना राजस्थान के, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, तो उनमें बोली जाती है। कुछ पंजाब की सीमा लगती है तो उस क्षेत्र में भी बोली जाती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला है ना, हालांकि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देना था आपको, दिखाई भले ऐसा वाला दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बागड़ी, ये नहीं है, ये वाला दे रखा है, गलत दे रखा है, ये वाला होगा। ओवरऑल कहा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सिंपल सा है, आप देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा वागड़ी लिखा है, लेकिन ये वाला लिखा है इसमें, ठीक है, होना चाहिए ये वाला, लेकिन ओवरऑल आपने समझ लिया होगा। दक्षिण राजस्थान के लिए ये वाला व वाला वागड़ी होता है, और ये ब वाला होता है, ये उत्तर भारत के, सॉरी उत्तर भारत क्यों करें, उत्तर राजस्थान के लिए होगा, जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, श्रीधर व्यास री लिखोड़ी रचना कुर्सी है, यानी इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है, तो वो है रणमल चंद, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये आपकी एक तरह से वीर काव्य है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, जैसे चंद्र बताइए वो किस प्रकार का मतलब काव्य रहा है, तो वो प्रेम काव्य रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सुनंदा खेल रही है, रेखांकित पद में पदबंध होगा, सिंपल है, देखो ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताई जाए, यानी क्रिया से संबंधित बात हो रही है, निश्चित तौर से ये क्रिया पदबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि परीक्षा में
तुम अच्छे अंक प्राप्त करो, ये किस प्रकार का वाक्य है? हालांकि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक होता है इच्छार्थक वाक्य। हालांकि ये भी प्रकार दे रखे हैं इसमें, लेकिन इसमें से जो बात कही गई है ना, तुम अच्छे अंक प्राप्त करो परीक्षा में, तो इस प्रकार का ये कथन है, वो इच्छार्थक या इच्छार्थक जो भी वाक्य होते हैं या इच्छार्थक बोल सकते हैं, तो उन्हीं से संबंधित ये सेंटेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य होगा? देखिएगा मिश्र वाक्य, देखिएगा पहला ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो ओवरऑल जब जो इस प्रकार के शब्द मोस्टली डिपेंडेबल वाक्य होते हैं ना, ओवरऑल मिश्र वाक्य हो ही जाता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये रचना के आधार पर होती है, संरचना या रचना बोली गई, 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो ये यहाँ से पूछा है, इससे पिछला क्वेश्चन पूछा था अर्थ के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हालांकि और भी ऑप्शन देख लेते हैं जानकारी के लिए। देखिए ये कह रहा है बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। किंतु और परंतु इस प्रकार के शब्द जुड़ते हैं ना, तो मोस्टली वो संयुक्त में ही आ जाते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो निश्चित तौर से ये तो सरल ही वाक्य हो गया, ठीक है। और ऑप्शनों की बात करें, जैसे दो लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो सीधा ही सेंटेंस है, यानी सीधा मीन्स एक है, इसमें एक उद्देश्य एक विधि है, तो निश्चित तौर से ये भी साधारण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? तो देख लीजिएगा आप सभी को ऑप्शनों को। ओवरऑल हम ये कहेंगे, आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे कि जो कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो इस प्रकार के 2 साधारण वाक्य अगर किसी कनेक्टिव वर्ड से जुड़ते हैं ना, जैसे और, परंतु, किंतु, इस प्रकार के, तो निश्चित तौर से वो आपके संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। यही पूछा था। और ऑप्शनों की बात करें, जैसे लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, सीधा सेंटेंस है, साधारण हो जाएगा। साधारण में से सरल एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक है बस छूट जाने के कारण मैं गाँव नहीं गया। बस छूट जाने के कारण मैं गाँव नहीं गया, सीधा सेंटेंस है, सरल ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया। जहाँ खेत थे वहाँ शहर, तो कहीं ना कहीं दोनों वाक्य डिपेंडेबल है, तो हम ये कहेंगे मिश्र वाक्य हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें से असंगत बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अर्धविराम का चिन्ह ये सही है, लाघव चिन्ह होता है ये इस प्रकार का होता है, पूर्ण विराम है ये वाला चिन्ह नहीं होता, पूर्ण विराम तो फुल स्टॉप होता है, तो ये तो फिर बिंदी लग जाती है ना नीचे, तो ये तो फिर वो हो जाता है कौन सा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, असंगत बताना था। बाकी वितरण चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको एक गद्यांश दे रखा है, 10 से 18 तक क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछे जाएंगे। आप एक बार गद्यांश देख लीजिएगा, ये सामने दे रखा है, 1 सेकंड रुकिएगा, अगर देखना है तो देख लीजिएगा, अच्छा खासा दे रखा है गद्यांश। अब इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। इस गद्यांश में कुछ ऐसी चीज होंगी जो आपको गद्यांश के आधार पर ही छांटनी होंगी और वाकई में उन्हीं से संबंधित बात कही गई है। देखो कुछ तो ऐसे आते हैं डायरेक्टली ग्रामर आती है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को, अगर हमें ग्रामर की नॉलेज अच्छी होती है तो। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई में हमें गद्यांश को देखना ही होता है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, उत्साह, आनंद और साहस का मिला जुला रूप रेखांकित शब्द का सही अर्थ क्या हुआ? साहस का मतलब क्या है ये बताना है इस गद्यांश के आधार पर। अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस गद्यांश को पढ़ के, उसमें यही बात कहा गया है कि भय का सामना करने की इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हालांकि ऑप्शनों को देखते हुए आप आसानी से पहचान सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिएगा कि उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है, वाक्य में कौन सा काल है? देखो ता है, ती है, निश्चित तौर से सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। इस प्रकार की इस सेंटेंस बोल लीजिएगा, टेंस बोल लीजिएगा, इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट देखिएगा 12वें नंबर क्वेश्चन है कि लिंग की दृष्टि से भिन्न है वो बताइए। प्रेरणा अच्छी होती है तो ये स्त्री हो जाएगी, ठीक है, स्त्रीलिंग बोलेंगे। स्त्री का मतलब जीवन कैसा होता है? जीवन अच्छी नहीं होती, जीवन अच्छा होता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। मन है अच्छा होता है, तो ये भी पुल्लिंग। उत्साह अच्छा होता है तो पुल्लिंग, तो इसका मतलब हमें भिन्न बताना था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। ऐसे भी अंतर कर सकते हैं, हालांकि आंसर इसी आधार पर लगेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रखा है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवि है तो ये मेल है, इसका फीमेल चेंज करेंगे, कवित्री होता है, तो ये वाला होता है कवित्री। ये बहुत बार पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, वस्तु शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु से वस्तुएं बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है 15 नंबर का, मन में जो स्फूर्ति होने पर प्रत्येक कार्य में उत्साह जागता है और उपयुक्त वाक्य का पूर्व भूतकाल में रूप क्या होगा? देखिएगा पूर्व भूतकाल का मतलब जैसे राम स्कूल गया, तो इस प्रकार के सेंटेंस होंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया, तो ओवरऑल इसी प्रकार की आपको सेंस निकालना होगा कि ऐसी बात किस में हो रही है, और वो भी पूर्व भूतकाल की। देखिएगा आप सभी सेंटेंसों को पढ़ लीजिएगा, कुछ चीज़ों में आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे जागता था, तो निश्चित तौर से ये तो वर्तमान की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट टेंस की, तो ये तो होगा नहीं। और देखिए बताऊं आपको जानकारी, देखो ये है ना जाग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जैसे बोलते हैं अपूर्ण काल, वर्तमान का अपूर्ण काल होता है, तो ये भी वर्तमान से ही संबंधित है, तो ये भी कट गया। अब देखिएगा एक तो गया था और एक जाग गया है,
ओवरऑल देखा जाए इन दोनों सेंटेंसों में आपको ये तो निश्चित हो गया कि ये पास्ट टेंस है। हमें ये पूछा है पूर्ण भूतकाल। देखो पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है जिसमें कोई कार्य कंप्लीट हो ही जाता है। तो देखिएगा अब इसका सेंस निकालना होगा आपको, ठीक है। देखो आपको डायरेक्टली मालूम है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर आपको प्रत्येक ऑप्शन एलिमिनेट करके करना है तो इस प्रकार भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें होगा देखो मन में स्फूर्ति होने पर प्रत्येक कार्य में उत्साह जाग गया था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये है ना जाग गया है, तो कहीं ना कहीं ये वाला है ना है, इसकी वजह से ये सेंटेंस है आपके पूर्ण भूतकाल में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। देखिएगा इसके कई तरह के लॉजिक होते हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि जैसे स्वर्ग है, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेक अर्थी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं गो के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा किसी की योग्यता की जांच करने वाला के लिए उपयुक्त एकार्थी शब्द क्या होगा, तो वो होगा परीक्षक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वर्णनी की दृष्टि से अशुद्ध रूप कौन सा है, तो ये आनंद है ना, आनंद ये नहीं होगा। तो आनंद तो या तो आप आनंद इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर आनंद है आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा दी गई शिक्षण विधियों में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है, यानी लिखने से संबंधित। देखिए ध्वनि सामत तो होगी नहीं, देखो कहो भी नहीं होगी क्योंकि ये प्रदर्शन में आ जाती है, अनुध्वनि भी नहीं होगी, लेकिन होगी रूप रेखा अनुकरण विधि। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विद्यार्थियों के शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के सारे कारण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं होगा। देखिए ये पूछा है हमें शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के सारे कारण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए सभी को देखिएगा आप ऑप्शनों को, हम ये कहेंगे जो अल्प स्मृति है ना, ये आपके कहीं ना कहीं पिछड़ेपन के लिए जो आपकी शारीरिक कारण है ना, ये नहीं होगा, बाकी सभी में हो जाएगा, चाहे उच्चारण दोष हो, शारीरिक दोष हो या शारीरिक विकलांगता हो। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट देखिएगा कि कठपुतली का प्रदर्शन है अनुदेशन सामग्री की किस वर्ग में से संबंधित है। देखिए कठपुतली का प्रदर्शन है वो श्रव्य दृश्य में आएगा। श्रव्य दृश्य का मतलब उसे हम देख सकते हैं, उसमें जो सामने चलता है तो उसे सुन सकते हैं। इस हिसाब से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 है भावों और विचारों के साथ पूर्ण तादाद स्थापित करके अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाना किस उद्देश्य में आएगा। यानी पूर्ण तो तादाद में यानी आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, यानी किसी के साथ आप संबंध बताने लग जाएं, और अलौकिक आनंद की अनुभूति करने वाला उद्देश्य क्या होगा। ओवरऑल कहें तो हम तो ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं कविता का शिक्षण कराते हैं तो उसी में इस प्रकार की अनुभूति होती है। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। नाटक की कथा वस्तु पात्र कथोपकथन और भाषा शैली आदि के बारे में प्रश्नोत्तर द्वारा जानकारी किस प्रणाली द्वारा संभव है। देखिएगा नाटक की बात आएगी तो हम ये कहते हैं मुख्यतः ऐसे मानते हैं कि ये सभी चीजें है ना, जैसे चाहे वो कथा वस्तु का पात्र हो या कथोपकथन हो, भाषा शैली हो, ये सभी व्याख्या प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भाषा में कौशल विकास से अभिप्राय क्या होता है। तो हमें ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हमें ये कहेंगे कि सुनने, बोलने, लिखने एवं पढ़ने की कुशलता प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिएगा कि पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भाव तक पहुंचने के लिए अधिगम सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार का वाचन किया जाना चाहिए। ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे द्रुत मौन वाचन का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण करना चाहिए। पहले तो देखो आगमन विधि आ जाती है जिसे इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, तो पहले तो हमें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बाकी इसमें किसी में ऐसे उदाहरण से शुरुआत नहीं हुई, तो इसका मतलब ये दोनों तो कट गए, अब बचे ये दोनों। देखिएगा पहले उदाहरण देंगे, फिर उदाहरण के बाद हम क्या करेंगे, फिर उदाहरण के बाद उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसका सामान्यीकरण करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे लास्ट में जाके। परीक्षण उदाहरण इनको याद रखिएगा, मध्य में ये रखिएगा, पहले विश्लेषण करेंगे टुकड़े, फिर उसका फिर एक जनरलाइजेशन किया जाता है, तो वो जनरलाइजेशन को ही हम सामान्यीकरण कहते हैं, फिर लास्ट में जाके परीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार का ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये विभिन्न एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी एग्जाम मीन्स ये कहे चाहे वो 2nd ग्रेड हो या आपकी 3rd ग्रेड हो, इनमें पूछे हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, अब दूसरी पीडीएफ लगानी होगी। देखिएगा ये पीडीएफ हमने साइंस मैथ की ले ली क्योंकि उसमें एसएसटी वाले में दिखाई नहीं दे रहा था स्पष्ट से, ठीक है। हालांकि ये एसएसटी और साइंस मैथ दोनों के कॉमन क्वेश्चन है ये दोनों के, ठीक है। तो देखिएगा जो 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये कह रहा है कि एक परिचय जो व्यक्ति के किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे। हम उसे बोलते हैं, देखो कमी यानी आप क्यों नहीं सीख पा रहे, इसके रीजन जाने जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक ये है, वही होता है निदानात्मक, जिसे इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें ये निदानात्मक हो जाएगा, इसके बाद फिर उपचारात्मक करेंगे, जो जो कमियां हैं उन्हें सुधारा जाता है, तो इस प्रकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि विश्व संहिता की अवधारणा से आशय क्या होता है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे कि प्राप्तांकों की जो भी बारंबारता है ना, वो रिपीटेशन होता रहे,
यानी किसी भी एग्जामिनर से चेक करवाइएगा, आपके जो अंक है वो समान ही है। एक तरह से ये सेंस निकाला जाता है। भिन्न भिन्न जो भी आपके एग्जामिनर है उनके द्वारा जो भी आपकी कॉपी है या अन्य चीज़ें चेक की जाती हैं तो उसमें आपकी प्राप्त अंक की बारंबारता बराबर आती है। बराबर मीन्स ये कि आपके मार्क्स सेम आते हैं, उसे ही बोलते हैं पेशोधनिता। इसमें एक वस्तुनिष्ठता और हुआ इसी प्रकार का उसका भी सेंस निकाला जाता है। तो अंतर है दोनों में, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, हमने 28 कर लिया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया था? तो वो था कि 10th की जो परीक्षा है वो ऐच्छिक हूँ, इस प्रकार का एक ही मात्र ऑप्शन दे रखा था, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। इसमें से अगर देखें तो मिलान वाले हो जाएंगे, क्योंकि बाकी आलोचनात्मक तो ये तो निबंधात्मक में चले जाएंगे, ये भी निबंधात्मक चले जाएंगे, ये भी निबंधात्मक, ये तीनों तो निबंधात्मक से संबंधित है, ये है वस्तुनिष्ठ से संबंधित, और यही पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। ओवरऑल आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। आप चाहो तो इसे अपनी जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी होगी ना उसकी अंडरस्टैंडिंग प्लस आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर भी लगा दोगे। देखिएगा उत्पादन जीवन के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, उसका हम पुष्टि पोषण मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं फीडबैक प्रदान करना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो कुछ इस प्रकार पूछा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। जब रसोइया सूप चखता है तब यह फिल इन द ब्लैंक्स है, जब अतिथि सूप चखता है तब फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिएगा अगर जो रसोइया है खुद बनाता है तो वही अगर चेक कर रहा है तो निश्चित तौर से रचनात्मक में आएगा, ठीक है, और जो आपका अतिथि चेक करेगा तो वो योगात्मक में आएगा। जो रसोइया है वो चेक करता है तो उसमें जो चीज़ कमी होती है उसे यानी पूर्ण कर सकता है, ये होता है रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव, यानी ड्यूरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। और जो आपका अतिथि चेक करके बताएगा वो बता देगा किस चीज़ की कमी है, तो वो जजमेंटल हो जाएगा एक तरह से, यानी अंतिम परिणाम हो जाएगा, तो वो योगात्मक में चला जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है सीबीएसई में जो माध्यमिक स्तर पर सीसी कब लागू किया गया था, यानी जो आपकी 9th-10th की क्लास होती है ना उसे माध्यमिक स्तर बोलते हैं। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे ये 2009 और 10 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा शैक्षिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। निदान वही है जो अब हमने क्वेश्चन पहले किया था। तो देखिएगा इसमें कुछ विशेषताएं दे रखी है, जैसे कि शैक्षिक निदान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है। तो हम ये कहेंगे देखो छात्रों का चयन आता है और विषय वस्तु की विशेषता भी आएगी, कठिनाई के स्तरों का अन्वेषण भी आता है, लेकिन शिक्षण विधि का चयन करना ये नहीं आता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा जब हम फिल इन द ब्लैंक्स परीक्षण का प्रयोग करते हैं तो उस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। तो हम ओवरऑल जजमेंटल दे रहे हैं ना उसका, या आप ऐसे बोल सकते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फिर हम निदानात्मक में चले जाएंगे, ठीक है। क्यों चले जाएंगे, अगर मान लीजिएगा यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण नहीं होता, अगर यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन होता ना हम उस पर चले जाते हैं, क्योंकि वो दे नहीं रखा है। तो उपलब्धि जब ये प्राप्त की जाती है तो निश्चित तौर से उपलब्धि परीक्षण में ही आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, तो किस लेवल पर किया जाता है। लेवल मीन्स जैसे प्राइमरी लेवल पर या अपर प्राइमरी या आपके जो सीनियर सेकेंडरी होते हैं उस पर या सेकेंडरी लेवल पर, तो ये आपको खुद से चूज करना है, तो वो होगा प्रारंभिक लेवल पर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है कि कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझने या समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जिसे बोलेंगे तुलना प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है। अगर ओवरऑल देखें तो कविता कह रहा है को कविता की प्रश्नोत्तर प्रणाली, तो ये खंडान से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है भाषा शिक्षण की विधियों में से कौन सी विधि है जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है, यानी जो नितांत व्यर्थ है वो पता नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे ये वाला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन डाल्टन प्रणाली है वो व्यर्थ रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है या कहते हैं। अगर देखें तो इसमें से जो पाठ्य पुस्तक प्रणाली है ना इसे ही कहते हैं सुग्गा प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। इसमें से ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं अभिनय प्रदर्शन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा
का एक प्रमुख सिद्धांत इसमें से कौन सा होगा? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 43 नंबर है, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? अभिव्यक्ति दो कौशल होते हैं, एक तो होता है आपका बोलना, एक लिखना। तो बोलना लिखना ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में एफजी फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए थे। तो ये आपकी रीट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी की शिक्षण विधियों में पूछा था। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे पाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम क्या होगा? ओवरऑल आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे विषय सामग्री का चयन करना, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण, यही संबंध हो जाएगा। अत्यावश्यक में कौन सी संधि होगी? अति प्लस आवश्यक यड़ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। सही है ना? नेक्स्ट देखिएगा, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास बताना है। अब जल का संरक्षण किया जाता है, आप भी जानते होंगे, तो जल का संरक्षण है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है अत्यधिक शब्द में उपसर्ग होगा तो अति होगा ना, आप भी आसानी से कर सकते हैं। अति रहा होगा तभी तो अत्यधिक बना है, और इसमें यड़ संधि हो जाएगी, अति प्लस अधिक, तभी तो बना है अत्यधिक। जैसे कहीं गलती तो नहीं हो रही हमसे, सही है। और ये त अलग होके फिर य में चेंज और ये आके मिलकर इसमें पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार अत्यधिक सही बनाया है, क्योंकि अति प्लस अधिक से बनेगा, इसमें यड़ संधि होगी और इसमें अति उपसर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उद्योग शब्द में अगर एक प्रत्यय लगाएंगे जो आगे का ऊ है ये सवर्ण दीर्घ हो जाता है, यानी इसका बड़ा हो जाएगा, औ हो जाएगा। औ इसमें इन दोनों में औद्योगिक और औद्योगिक, इसमें गलत मात्रा दे रखी, ये वाला सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, ये आपकी एक पर्टिकुलर नाम है किसी का, तो व्यक्तिवाचक यही हो जाएगी। बाकी बांध, चट्टान, भवन है, ये जातिवाचक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई। ये रेखा पद में क्रिया विशेषण होगा। देखिए आज है ना, आज क्या है, टाइमिंग है, ये टाइम का मतलब काल बता रहा है, तो इसमें कालवाचक कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और वैसे ये आज है अपने आप में अव्यय है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकतम शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? आप पढ़ते थे ना डिग्री, और जैसे सुपरलेटिव डिग्री, तो उस प्रकार की आपको बताना है। इसमें अधिकतम यानी उत्तम अवस्था हो जाएगी। एक होती है मूल अवस्था, फिर होती है उत्तरा, फिर लास्ट में आती है उत्तमा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? और अशुद्ध देखिएगा, इसमें से आप देख रहे होंगे ये है ना, ये वाला गलत दे रखा है, बाकी सारा चीज़ सही है, तभी सही है, संचयन सही है। कुछ इस प्रकार नहीं होगा, इस अंतर्गमन, अंतर्गमन इस प्रकार होगा शायद। ठीक है, तो इसका सही इस प्रकार होगा, ना कि ये वाला। तो हमें क्या बताना था? अशुद्ध, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 39 नंबर है, कि सरोवर शब्द है, तो सरोवर हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, और इसका तत्व हो जाएगा सरवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निर्माण शब्द का उचित विलोम क्या होगा? निर्माण करना और ध्वंस करना, ये अपने आप में विपरीत हो जाएंगे दोनों, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट फिर से एक गद्यांश दे रखा है, जो आपके 41 से लेकर 44 तक क्वेश्चन इसी से संबंधित होंगे, तो आप देखते चलिएगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये गद्यांश है, और जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है जो 41 नंबर, वो कुछ इस प्रकार बना है। जैसे देखिएगा कि जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उन्नत बनाने का कर रहा है। तो रेखांकित पद में वचन का प्रकार बताइएगा। तो उत्कर्ष पूछा है ना, तो अंडरलाइन करके यही पूछा है, तो वचन का प्रकार होगा तो एक प्रकार हो जाएगा, इसका एक वचन हो जाएगा, यह कह सकते हैं ये वचन का प्रकार है, एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण होगा। अच्छा साहित्य होता है, तो ये पुल्लिंग है। अच्छा उत्कर्ष है, तो ये भी पुल्लिंग। अच्छा आनंद है, ये भी उत्कर्ष, मतलब आनंद है वो पुल्लिंग हो जाएगा। उन्नति होती है, ये स्त्रीलिंग होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसे जूम कर लें थोड़ा, ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा 43 नंबर, सबका अवसान आनंद में ही किया गया है, वाक्य में कौन सा काल होगा? देखिएगा, सामान्य भूतकाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि है लग रहा है। अपूर्ण भूतकाल इसलिए होगा क्योंकि रहा रही नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल में रहता रहती रही, इस प्रकार। पूर्ण भूतकाल का मतलब ये है कि इसमें है नहीं होता, तो ये पूर्ण भूतकाल में हो जाता है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आसन भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक अलौकिक आनंद में उनके विहीन हो जाने से है, रेखांकित पद का अर्थ नहीं है। देखिएगा, अलौकिक का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे कह सकते हैं, अलौकिक का मतलब होता है कि ऐसे बोलते हैं इस संसार से संबंध रखने वाला।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, विद्या के बिना मनुष्य पशु है, बाकी किस अव्यय का उदाहरण है। देखिए विद्या के बिना तो निश्चित तौर से हम क्या कहेंगे, देखो इसमें से अगर ऑप्शन भी आप छटाई करेंगे ना तो भी आसानी से पहचान जाएंगे, ये संबंध हो जाएगा आपके संबंध बोधक में, ठीक है। यानी विद्या के बिना मनुष्य पशु है, ठीक है। तो इस प्रकार तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। हालांकि ये सभी ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं, जैसे शौरसेनी से भी हुआ, नागर अपभ्रंश से भी हुआ है, लेकिन इससे पूछ रहा है कि भाषा का उद्भव हुआ है, ये यानी सर्वोत्तम सटीक माना जाता है, आंसर वो ही होगा मरु गुर्जरी अपभ्रंश। समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रमाणिक इसे ही माना जाता है, बाकी और भी है उनके भी मत दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा मरु गुर्जरी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अल्प विराम और पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। देखिएगा अल्प विराम कुछ इस प्रकार का होता है, पूर्ण विराम तो फुल स्टॉप ही होता है। तो देखिएगा यदि राम पढ़ता इसमें अल्प विराम लगा तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता है, ये फुल स्टॉप, तो यही राइट आंसर होगा। बाकी देखिएगा जो पेड़ों को पत्थर पाते हैं, ये तो फिर अर्ध विराम है ये वाला चिन्ह, तो इस वजह से ये गलत होगा। बाकी इसमें तो गहरा कह सकते हैं उद्धरण है, और इसमें तो अर्पात वाला है, तो इसे हटाइएगा। हमें जो पूछा था वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें यार स्पष्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर 48 से आपको दिखाई दे रहा है, इसमें संयुक्त वाक्य नहीं है ये पूछा गया है, तो देखिएगा संयुक्त नहीं है। और तो देखिएगा जैसे पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, जिससे आसानी होगी, क्योंकि प्रत्येक को हम देख लेंगे ना, उससे आसानी ये होगी कि हम पहचान में आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी संयुक्त नहीं है, हमें वो बताना है। एक रहे, जहाँ सभी समुद्र हैं वहाँ किसी समय जंगल था। जहाँ वहाँ इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ना, यानी संबंध बताते हैं, तो ये आपके मिश्र वाक्य का प्रकार हो जाएगा, ठीक है। बाकी है मैं घर पहुँचा और नौकर बाजार चला गया, ये संयुक्त का हो जाएगा। मैं जयपुर जाऊँगा अथवा मोहन मुझे मिलने यहीं आएगा, तो इस प्रकार का भी ये संयुक्त में ही चला जाएगा। और राम आया किंतु श्याम चला गया, तो इस प्रकार भी संयुक्त है, यानी कि BCD तो ये तो संयुक्त है, और पहला ऑप्शन था वो हो जाएगा मिश्र का। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से इस विकल्प में मुहावरा तथा उससे संबंधित अर्थ शुद्ध है, यानी जो सही दे रखा है वो बताना है हमें। अब देखिएगा ये गजब का क्वेश्चन है, इसमें देखो जहर का गुड़ पीना यानी कड़वी बात सुनकर सहन कर लेना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखिएगा, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, रेखांकित पद पर पदबंध बताइएगा। ये दलित है ना, अपने आप में एक संज्ञा पदबंध है, तो इस प्रकार इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। जहाँ पर अंडरलाइन जाके खत्म होती है तो निश्चित तौर से वही हो जाता है क्या है, जो संज्ञा के सर्वनाम है विशेषण उसी हिसाब से। नेक्स्ट देखिएगा, 52 नंबर, अरे 51 हमने कर लिया क्या, 51 तो किया ही नहीं है। देखिएगा कि क्रॉन्ची के अनुसार भाषा क्या है, तो हम ये कहेंगे क्रॉन्ची के अनुसार हो जाएगी कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से उचित व सीमित ध्वनियों का संगठन, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा भाषा में कौशल विकास से तात्पर्य क्या होता है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें, भाषा में कौशल विकास से तात्पर्य क्या है ये पूछा है, तो हम ये कहेंगे जैसे सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की कुशलता आना, तो एक तरह से वही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नाटक एक प्रकार की परिंदा ब्लैंक शिक्षण प्रणाली है, तो नाटक में श्रव्य तरह से दोनों ही देखें, यानी जो नाटक कर रहा है उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कविता शिक्षण का महत्व क्या होता है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका D सही हो जाएगा, ठीक है। आप खुद पढ़ लेना, ये उन्हीं से संबंधित होते हैं कविता से। ये कह रहा है कौन सा व्याख्या प्रणाली का रूप या भेद नहीं है, यानी व्याख्या प्रणाली का, तो आप देखेंगे तो देखिए गीत तो आपकी व्याख्या में आते ही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा D नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण में जो आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण किया जाता है। तो देखिएगा आपने आगमन विधि पढ़ी होगी, तो उसके 4 स्टेप होते हैं, तो 4 स्टेप में आपने देखा होगा कि पहले तो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उसकी तुलना और विश्लेषण करते हैं, फिर सामान्यीकरण, फिर लास्ट में जाके निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस प्रकार ये चारों ही कथन है वो सही है, 1 2 3 4 इसी क्रम में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो भाषिक सामग्री में आपकी सम्मिलित नहीं की जाएगी, इसमें से क्या चीज़ नहीं की जाएगी, यानी भाषिक सामग्री में। तो देखिएगा अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें हम मूल विषय वस्तु को नहीं करेंगे, बाकी शब्दावली हो जाएगी, संरचना, व्याकरण, ये सभी सम्मिलित हो जाएंगे, जो नहीं होगी वो हो जाएगा मूल विषय वस्तु। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विविध
रूप के संदर्भ में असंगत युग्म बताइए, यानी जो गलत है। देखिएगा ये भी गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन संस्कृत में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि जो बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो अभिज्ञानात्मक होते हैं। देखिएगा अब मैं बता दूं, ये प्रत्यय स्मरण है, इंग्लिश में रिकॉल बोलते हैं इन्हें, ठीक है। और जो आपके अभिज्ञानात्मक होते हैं ये रिकॉग्निशन वाले होते हैं, कुछ इसी प्रकार की स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ना वो रिकॉग्निशन बोल सकते हैं या अभिज्ञानात्मक होते हैं, ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। मिलान वाले होते हैं, ये भी संबंधित होते हैं आपके अभिज्ञानात्मक बोल सकते हैं या ज्ञानात्मक भाग से। पूर्ति पक्ष है, यानी किसी चीज़ को रिक्त रह जाती है ना उसे पूर्ति कहते हैं, तो ये प्रत्यय स्मरण से संबंधित होती है, ये भी बात सही है। सत्यासत्य वाले हैं वो प्रत्यय स्मरण से संबंधित नहीं होते हैं, सत्यासत्य वाले होते हैं वो आपके अभिज्ञानात्मक से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण उपागम में प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो वो सूक्ष्म शिक्षण विधि में रहा था, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 60 है, खेल विधि के प्रवर्तक कौन रहे थे, वो कॉल्डवेल कोक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो